3 दिन में 1 लाख फॉलोअर्स मैंने गेन किए थे इंस्टाग्राम पे। कितने 3 दिन में? 3 दिन में 1 लाख फॉलोअर्स, और उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जब, मतलब कुछ और दिन जब हो गए तो 15 दिन के अंदर 2.5 लाख फॉलोअर्स किए थे। एक वीडियो ऐसी उठी जो आज के टाइम पे 110 मिलियन व्यूज पे है, 111 मिलियन व्यूज पे, 111 मिलियन 111 मिलियन व्यूज पे। और क्या था वो वीडियो कि अपने जितने सालों से कंटेंट क्रिएट किया उसमें से एक वीडियो फटा? उसके पीछे कुछ कोर लेसन्स बता सकते हो? 5-6 साल को अगर क्रक्स करा जाए तो ये एक चीज़ वीडियो में होना चाहिए। इंस्टाग्राम का एक हिसाब है सीधा सीधा, भाई जो चल रहा है उसको उठाओ, उसको एनालाइज करो कि वो चल क्यों रहा है, और अपने कंटेंट को उस कंटेंट से अलाइन करो। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं, यार अब मैं कंटेंट बनाना स्टार्ट करूंगा, मैं तो हिला के रख दूंगा दुनिया को, मैं अलग ही लेवल पे लेके जाऊंगा अपने कंटेंट को, और वो सबसे बड़ी गलती है। भाई देखो, दो चीज़ें हैं हाँ। जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ये दो ही चीज़ें हैं। एक है कंटेंट, उस पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगा, दूसरा है बिजनेस। नौकरी वोकरी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होती। भाई पूरा पॉडकास्ट मैंने इसलिए स्टार्ट किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? आप कभी ऐसा कुछ हुआ है इसका? अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो या फिर डिजिटली बिजनेस करना चाहते हो या फिर इन दोनों फील्ड को ऑलरेडी कर रहे हो तो हमारा पॉडकास्ट डिजिटल बिजनेस क्रिएटर आपके लिए ही है। बिकॉज यहाँ हम कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे आप अच्छे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और दूसरी तरफ कैसे आप डिजिटली अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, या फिर इन दोनों का यूज़ करके कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं इस पॉडकास्ट में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप इन दोनों में से किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो तो। सो वेलकम शिखर जी टू डीबीसी पॉडकास्ट डिजिटल बिजनेस क्रिएटर्स, जहां हम यूजुअली बिजनेस और कंटेंट से रिलेटेड बातें करते हैं। आई थिंक आपने दोनों में अपना हाथ जमाया है, कंटेंट क्रिएशन भी आपने किया है, बिजनेस भी आपने एक्सपीरियंस किया है। तो उससे रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहोगे, लाइक कुछ प्राउडेस्ट या फिर बेस्ट मोमेंट्स या वर्स्ट मोमेंट्स भी अगर आप शेयर करना चाहो इन कंटेंट जर्नी में या बिजनेस जर्नी की, तो वो बहुत अच्छा होगा। सो कंटेंट ऑन बिजनेस, पहली बात तो मैं बोलना चाहता हूँ भाई, दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए मतलब ऐसी हैं कि मैं हमेशा करते रहना चाहता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट है मेरी, वो ये है कि मेरे पास 3 दिन में 1 लाख फॉलोअर्स मैंने गेन किए थे इंस्टाग्राम पे। कितने 3 दिन में? 3 दिन में 1 लाख फॉलोअर्स, ओके, वेरी नाइस। और उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जब, मतलब कुछ और दिन जब हो गए तो 15 दिन के अंदर 2.5 लाख फॉलोअर्स किए थे। अच्छा, वेरी तो नाइस। टेक्निकली 16 डेज थे वो, बट बोलने में अच्छा लगता है 15 डेज, तो 15 डेज में भाई 2.5 लाख फॉलोअर गेन किए थे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है देखना कि वो गेन कर कैसे पाया था मैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों को लगता है भाई इंस्टाग्राम पे एक वीडियो वायरल गई और एकदम छा गए, ऐसे नहीं होता है। 6 साल की 7 साल की कंटेंट जर्नी है मेरी, जो यूट्यूब से स्टार्ट हुई थी कभी, और वो 6 साल 7 साल हाथ पैर मारने के बाद फिर जाके जब रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हुई, धीरे 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 करके 4 लाख फॉलोअर्स तक आए। 4 लाख फॉलोअर्स के बाद एक वीडियो ऐसी उठी जो आज के टाइम पे 110 मिलियन व्यूज पे है, 111 मिलियन व्यूज पे, 111 मिलियन 111 मिलियन व्यूज पे। और क्या उस था वो एक वीडियो में उसने 4.5 लाख मुझे फॉलोअर्स अभी तक दे चुकी है वो मुझे, और वो फेब में हुई थी, अभी चल रहा है हमारा अप्रैल, तो 2 महीने के अंदर वो 4.5 लाख फॉलोअर्स पे है। बट जब वो फटी थी तो उसने 15 दिन के अंदर मुझे 2.5 लाख फॉलोअर्स दिए थे। उस वीडियो में है क्या कि पहले एक बंदा है जो कि पुलिस वालों से भाग रहा है, और पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं, उसको एक चांटा लगाते हैं, एंड देन मैं आ जाता हूँ कि भाई चांटा पड़ गया, ये पुलिस वाले ने मार दिया, क्यों मार दिया मुझे। तो दूसरा कैरेक्टर आता है, बोलता है भाई अगर पुलिस वालों से बचना है और ड्राइविंग लाइसेंस तुम्हारे पास मोबाइल पे अगर होना चाहिए, तो तुम ये व्हाट्सएप है जो डिजी लॉकर से एसोसिएटेड है, उस पर हाई करो, तुम्हारे पास तुरंत ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, पुलिस वालों को दिखाओ और आगे बढ़ो। राइट। तो वो एक वीडियो ने मचा दिया। राइट। अब देखा जाए तो भाई मैं 500 वीडियोस बना चुका हूँ, 550 वीडियोस सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए बना चुका हूँ, बाकी यूट्यूब तो छोड़ दो। राइट। और उसके बाद वो एक ऐसी वीडियो मिलती है जो कि आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। एग्जैक्टली। और कई बार लेकिन जब लोग देखते हैं तो लोग को यही लगता है कि यार एक वीडियो से इतना जल्दी, और मेरे वो एक वीडियो क्यों नहीं आ रहा। वो लोग बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं। अभी मिस्टर बीस्ट का भी अगर हम देखेंगे तो वो बहुत सबसे फेमस एग्जांपल वही है कि उन्होंने भी 5-6-7 साल लगातार काम किया, उसके बाद जाके वो इतना आज रिकग्निशन उनको मिल रहा है। स्टार्टिंग में कितने साल तक तो उनको मतलब व्यूज़ ही नहीं आते थे। कितने टाइम तक वो माइक, मेरे को ना माइक खरीदने के लिए उन्होंने कितना जमा किया पैसा, तब जाके पहला माइक लिया। आज लेकिन उनके एक वीडियोस मिलियंस ऑफ डॉलर्स के होते हैं। तो मतलब यहाँ पर लेसन मेरे हिसाब से लोगों के लिए ये कि यार वो एक वीडियो फटेगा और वो एक वीडियो आपकी लाइफ काफ़ी बदल सकता है। और हमने देखा भी है कई बार कि एक वीडियो किसी का बहुत वायरल हो जाता है जिससे उनको बहुत रिकग्निशन मिल जाती है, पैसा फेम सब कुछ मिल जाता है सिर्फ एक वीडियो से। लेकिन वो एक वीडियो तक पहुंचने के लिए कितना पीछे घसना पड़ता है, वो भी थोड़ा याद रखना चाहिए कि हो सकता है। और ये बहुत नेचुरल है सोचना। इवन मैं भी सोचता था कि यार इन लोगों का वीडियोस एकदम से फट रहे हैं,
मेरे बाद जो आए लोग, उनके इतने सारे फॉलोअर्स कहाँ से आ गए? एक वीडियो फट गया, 2 वीडियो फट गए, भाई मेरा क्यों नहीं फट रहा है? लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप एक तो लगे रहो, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट करते रहो अपने कंटेंट के साथ। राइट। आज मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, चल रही है, बहुत अच्छा है। बट एक टाइम के बाद लोग उससे ऊब जाएँगे, बोर हो जाएँगे, अबे हाँ यार, ये तो इस तरह की वीडियो बनाता है, क्या करना है? ठीक है, देख लिया। फिर आप चेंज करोगे, कुछ नया फॉर्मेट ट्राई करोगे, नया फॉर्मेट ट्राई करोगे। फिर धीरे-धीरे करते-करते आप ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, तभी अपने कंटेंट को भी बेटर कर पाओगे और फिर आपको एक ऐसी वीडियो मिल जाएगी, आज नहीं तो कल, जो कि फट जाएगी। तो मैं यही एक्चुअली इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपने जितने सालों से कंटेंट क्रिएट किया उसमें से एक वीडियो फटा, तो उसके पीछे कुछ कोर लेसन्स बता सकते हो 5-6 साल को अगर क्रक्स करा जाए तो ये एक चीज़ वीडियो में होना चाहिए? जैसे कि अगर वही वीडियो को मैं अपने मेरा पर्सपेक्टिव से अगर बताऊँ तो मुझे लगता है वो वीडियो चला क्योंकि उसमें थोड़ी स्टोरी टेलिंग अच्छी थी। मतलब आप एक कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे, एक स्टोरी आ रही थी, बंदे ने चमाट मार दिया, पहले ही कुछ एक हाई मतलब एक्शन होता है ना, थोड़ा-सा एक अच्छा एक्शन था और फिर उसके बाद आपने एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ दी है जो लोगों को बहुत ज़्यादा काम की थी। तो मुझे ऐसा मोटा-मोटा बाहर से ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ों ने बहुत अच्छा उसको दिया। ऐसी कुछ और भी पॉइंटर्स है जो मैं मिस कर रहा हूँ या फिर आपने सीखे हैं कि यार एक वीडियो में 4 चाँद लगा देते हैं, ऐसे क्या बात है? सो मैंने जो भी मेरी ग्रोथ रही है इंस्टाग्राम पे, दैट इज़ ऑल थैंक्स टू द एनालिटिक्स दैट आई डू ऑन माय वीडियोज़, ऑन ऑन अदर वीडियोज़। इंस्टाग्राम का से मतलब एक हिसाब है सीधा-सीधा, भाई जो चल रहा है उसको उठाओ, उसको एनालाइज़ करो कि वो चल क्यों रहा है और अपने कंटेंट को उस कंटेंट से अलाइन करो। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं, यार अब मैं कंटेंट बनाना स्टार्ट करूँगा, मैं तो हिला के रख दूँगा दुनिया को, मैं अलग ही लेवल पे लेके जाऊँगा अपने कंटेंट को, और वो सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि हमको लगता है कि भाई हम बहुत डिफरेंट कर रहे हैं, बहुत अलग कर रहे हैं और हम मचा देंगे, लेकिन दुनिया को वो देखना नहीं होता है। एग्ज़ैक्टली। तो जो एक चीज़ होती है, हम स्टार्टअप की दुनिया में बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। मैं कहता हूँ कंटेंट के लिए भी एक ऐसा होता है कंटेंट मार्केट फिट। ओके। ठीक है? तो हम लोग सोचते हैं हम कुछ भी बनाएँगे चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो चल रहा है उसको उठाओ, उसको देखो कि कैसे ढाल सकते हो अपने फॉर्मेट में या अपने फॉर्मेट को वैसे, और फिर बनाओ। तो जैसे कि आपने कहा कि इस वीडियो में स्पेशली ऐसा क्या था कि पहली बात तो हुक इतना मज़ेदार था कि एक बंदा है स्कूटी लेके भाग रहा है पुलिस वालों से दूर। अब भाई वो सबके लिए एंगेजिंग है, अरे पुलिस वालों से भाग रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, और वो पकड़ रहे हैं पुलिस वाले। और इम्पोर्टेंट बात ये नहीं कि वो भाग रहा है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो पकड़ा भी गया। अच्छा। ठीक है, अगर भाग जाता तो इतना हुकी नहीं था वो वीडियो। राइट। पकड़ लिया पुलिस वाले ने, थप्पड़ भी मारा। अब बहुत लोग तो इसमें, पुलिस वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये लड़का गलत कर रहा था, इस लड़के को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पुलिस वाले ने तो कुछ भी नहीं किया। तो सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। ओपिनियंस तो आ जहाँ जाते पे हैं। ऐसा आ गया, तो वहाँ पे पहली बात तो वो ऑडियंस हुक हो गई। उसके बाद हमने अपना थोड़ा सा धीरे से ऐसे करके वैल्यू पहुंचा दी लोगों तक कि भाई पुलिस वालों से बचना है, या आगे अपना वो चाहते हो तो ये चीज़ कर लो, जो कि बहुत ब्रॉड चीज़ है। तो दो चीज़ें इंस्टाग्राम पे, एक तो हुक है जो कि हमने इससे नेल कर लिया, दूसरा है टॉपिक, कि अब आप टॉपिक जो बोलने जा रहे हो वो कितना ब्रॉड है, कितने लोगों को अपील करता है, कितने लोगों के लिए रेलिवेंट है। तो अगर ऐसा होता कि मैं कोई ऐसी चीज़ बता रहा होता जो कि बहुत ही छोटी ऑडियंस के लिए है, तो वो पहले का स्टार्टिंग का देखते हटा देते वीडियो को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट। बट ये एक ऐसी चीज़ थी कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस सबको चाहिए, भाई जो भी ड्राइव करता है या स्कूटी चलाता है सबको चाहिए, तो सबके लिए रेलिवेंट है। एग्ज़ैक्टली। तो ये एक दूसरी चीज़ है। राइट। तो हुक और टॉपिक, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं हर वीडियो में, कि एंगेजिंग होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, आपके हर सेकेंड आपके वीडियो में कुछ ना कुछ अपीयर होना चाहिए, तो वो सब थ्रू आउट कॉमन रहती है। ये मैंने कई बार एक्चुअली देखा भी है, कई सारे स्टूडेंट्स लोग ये गलती करते हैं। जैसे कि अगर कोई बंदा टेक में है, वो बहुत ज़्यादा टेक में घुसा है। मेरा एक स्टूडेंट भी है, वो बहुत ज़्यादा टेक में है और वो क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब ऐसी कुछ चीज़ करता है जो मुझे अभी याद भी नहीं है। इतना टफ कुछ तो वो करता है, लेकिन एकदम अच्छा, बहुत जेन्युइन बंदा है। लेकिन वो उससे रिलेटेड ही कंटेंट बनाता रहता है और उसको व्यूज़ नहीं आते हैं। अब मुझे पता है अगर वो बंदा बहुत अच्छी एडिटिंग कर दे, अच्छा हुक भी लिख दे, तो भी उसको इतने व्यूज़ नहीं आएँगे क्योंकि वो बहुत कम लोगों को सर्व करने की कोशिश, उसका वही अगेन जो मार्केट है वो बहुत छोटा मार्केट है। और अच्छा ये भी एक ब्यूटी है कि यार जो कंटेंट में कई सारी बातें हैं वो बिज़नेस में भी सेम ही होती है। कुछ सिमिलैरिटी भी बहुत बहुत चीज़ों में, सब में नहीं बोलूँगा, बहुत डिफरेंसेस भी है। बट सिमिलैरिटी ये भी है कि हाँ, आपको ना अगर वाइडर स्टार्टिंग में अगर आप ऐसा कोई कंटेंट बना रहे हो जो वाइडर ऑडियंस को अपील कर रहा है और उसमें कोई अगर एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है और कोई स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड है, जैसे कि वाइडर ऑडियंस बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक है, ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक है। ऐसे नहीं आप कुछ भी बोल रहे हो कि अमीर बनना है तो ये करो, ये बहुत ब्रॉड हो गया। नहीं, अगर आपको 5 लाख रुपए कमाना है तो ये करो, तो वो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है लेकिन ब्रॉडर ऑडियंस को अपील कर रहा है। ऐसे टाइप के हुक्स मैंने देखा है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। आपने क्या नोटिस किया, मतलब कौन से टाइप के और हुक्स होंगे, कुछ है ऐसा, कुछ टेम्पलेट्स है जो आपने बिल्कुल, क्रैक बिल्कुल, किए हैं, ऐसा बिल्कुल, कुछ? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट्स हैं और आप हुँ, बहुत लोगों की वीडियोज़ देख सकते हैं इन टेम्पलेट्स को देखने के लिए। हुँ, अगर आप किसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हो, हुँ, जो कि बहुत लोगों के लिए रेलेवेंट है, हुँ, कि मुझे क्लाइंट कैसे मिलेंगे, या हुँ, आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे, नेगेटिव है, हुँ, तो ये करो, उससे वो कर लेंगे। हुँ, स्टॉप स्क्रॉलिंग, सी दिस हुँ, नाउ,
किसी का नाम लेके अगर आप बोलते हो कि तुम 18 साल के ऊपर हो, ये वीडियो देखो तुम्हारे लिए, स्पेसिफिक करके, तो कई बार स्पेसिफिक चीज़ें चल जाती हैं, कई बार बहुत ज़्यादा वो चीज़ें चल जाती हैं कि यार नेगेटिव चीज़ें कि अच्छा स्पेसिफिकली मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि अगर आप नेगेटिव से स्टार्ट करते हो तो गूगल ये चीज़ को तोड़ चुका है, क्रैक कर चुका है। तो यूट्यूब पे अगर आप एडवर्टाइज करना चाहोगे और कोई वीडियो नेगेटिव स्टेटमेंट से स्टार्ट हो रही है कि अरे यार मेरा तो 10 करोड़ का नुकसान हो गया, तो आप उसको एडवर्टाइज ही नहीं कर सकते हो। अच्छा, गूगल करने नहीं देगा कि मेरी पॉलिसीज के अगेंस्ट है, जहाँ पे तुम किसी को इतना हर्ट करके दिखा रहे हो या एकदम ही नेगेटिव दिखा रहे हो, मैं चलने नहीं दूंगा। ओके, क्योंकि ऐसी वीडियो को ऑर्गेनिक रीच वैसे भी मिल जाएगी, लेकिन गूगल कहता है नहीं मेरी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज के अगेंस्ट है। तो इन चीज़ों को आप जब ऐड चला रहे हो तब तो आप नहीं कर सकते, गूगल ने मना किया है, फेसबुक मेटा ने मना किया, वट, बट इनसे क्यूज भी मिलते हैं हमको कि ओह कि ऐसा अगर मैं करूँगा तो हो सकता है ज़्यादा चल जाए, उसको आप ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह के नेगेटिव इमोशंस के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। या फिर पैटर्न इंटरप्ट एक कॉमन होता है कि लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, अचानक से आपने कुछ ऐसी चीज़ कर दी कि मान लो बैग पड़ा है सामने, आप उसको आग लगा दी, आपने आधार कार्ड को निकाला, आधार कार्ड को आग लगा दी, ये भाई क्या कर रहा है, आधार कार्ड को क्यों आग लगा रहा है। राइट। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये कहूँगा कि बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट है, ऐसा नहीं कि ये 3 या 4 ही ऐसे हुक्स हैं, बहुत सारे हैं और बहुत सारे मार्केट में आते रहते हैं। उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप इंस्टाग्राम पे कॉन्स्टेंटली देखते रहो कि यार क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, स्टडी करते रहो। क्या चल रहा है सब लोग देखते रहते हैं, चलो हमने स्क्रॉल किया, लेकिन क्यों चल रहा है उसके साइंस के पीछे बहुत कम लोग जानते हैं। उसके पीछे अगर दिमाग लगाएंगे तो आई थिंक वो लोग क्रैक कर पाएंगे कि बिल्कुल कर क्या पाएंगे। करना है। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई हर वीडियो को जो आपको अच्छी लग रही है उसको उठाओ, देखो कि भाई व्यूज़ कितने आ रहे हैं। अगर 1 मिलियन के ऊपर व्यूज़ हैं उसके, तो उसको वीडियो को उठाओ, हर सेकंड उसके देखो कि क्या चल रहा है। उसने क्रिएटर ने शुरू किया तो क्यों ऐसे शुरू किया, किस क्वेश्चन से शुरू किया, और वो पूरी बॉडी को पूरा स्ट्रक्चर कैसे करके लेके गया। पहली बात तो टॉपिक क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इस सेकंड में उसने क्या किया, इस सेकंड पे क्या किया, अब उसने नेगेटिव बात बोली, अब उसने पॉजिटिव बात बोली, अब उसने कोई बी रोल दिखा दिया। इस तरीके से आपको पूरा एनालाइज करना ज़रूरी है, दूसरों की वीडियोस प्लस अपनी वीडियोस। तो अगर आपकी कोई वीडियो चल गई, ठीक है, तो बहुत बड़ा साइंस है उसके पीछे कि वो क्यों चल गई। मोस्टली क्या होता है, और ये स्टार्टिंग मुझे भी लगता था कि यार मैं तो बनाता जा रहा हूँ, एक वीडियो फट गई और सही है यार, क्यों फट गई मुझे भी नहीं पता। ठीक है, किसी से पूछोगे, दिखाओगे, हाँ यार अच्छी वीडियो है, क्यों फट गई मुझे भी नहीं पता। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा नहीं यार ये तो किस्मत का गेम है, क्वांटिटी का गेम है, बनाते जाओ, कुछ तो कुछ फटेगा। लेकिन इसको एनालाइज करने के लिए मैंने सोचा कि यार दोबारा से डाल के सेम वीडियो डाल के देखते हैं। तो ये बात है, जब मेरे आई थिंक 1000 फॉलोअर्स होंगे, 2000 फॉलोअर्स होंगे, तो मेरे को एक वीडियो पे अराउंड 15,000 व्यूज़ मिले थे। मेरे लिए भाई वही वायरल था उस समय। तो मैंने कहा दोबारा डाल के देखते हैं। 2 हफ्ते 3 हफ्ते हुए, मैं कहा यार अगर अच्छी वीडियो है, एक बार फटेगी तो दोबारा ही फटेगी, प्रोवाइडेड जब तक इंस्टाग्राम में ऐसा कुछ लिमिटेशन ना हो कि आप सेम वीडियो दोबारा नहीं डाल सकते। मैंने दोबारा डाल दी वो वीडियो। भाई दोबारा जब मैंने डाली उसको, तो वो 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर गई। सेम वीडियो, कुछ चेंज नहीं किया, कैप्शन चेंज नहीं किए, हैशटैग्स चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने टेस्ट के लिए डाला था कि देखते हैं क्या होता है। पहली बार 15,000 व्यूज़, दूसरी बार 1 मिलियन व्यूज़। वेरी नाइस। अब कह सकते हो आप कि ठीक है किस्मत है, नहीं पहली बार भी 1 मिलियन जानी चाहिए थी, क्यों नहीं गई। राइट। लेकिन जो कंटेंट अच्छा है वो अच्छा करेगा। राइट। ज़रूरी नहीं है 1 मिलियन तक जाए, 5 मिलियन तक जाए, वो किस्मत है, वो एल्गोरिदम है, बट अच्छा करेगा एज कम्पेयर टू योर अदर वीडियोस। एग्जैक्टली। तो ये एक्चुअली ये मैंने भी अपने कई सारे स्टूडेंट्स में ये चीज़ नोटिस करी है। एक ही वीडियो वो लोग है ना 2 बार डालते हैं, अलग टाइम पे डालते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा हुक चेंज करके डालते हैं। एक वीडियो पे फ्यू थाउजेंड व्यूज़ आया था, वही दूसरे वाले वीडियोस पे लैक्स और मिलियंस ऑफ व्यूज़ पहुंच जाता है। अब आपने भी ये चीज़ सही कहा, इससे मालूम पड़ता है, हम मतलब क्रैक कर सकते हैं, देयर इज सम साइंस बिहाइंड इट। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ही तुक्के में चल रहा है, और ऐसा भी नहीं कि आप 100% प्रेडिक्ट कर सकते नहीं कर सकते। ये है ना, कंटेंट का गेम थोड़ा सा बीच में है। ये आपका जो एग्जाम्पल है मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा प्रूफ है कि यार सेम कंटेंट था, आपने कुछ चेंज भी नहीं किया, बस सिर्फ टाइमिंग का डिफरेंस था। एक और चीज़ होती है टाइमिंग, मेरे हिसाब से टाइमिंग का भी गेम होता है, और वो टाइमिंग क्रैक करना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। कई बार स्टार्टअप्स में भी यही होता है, एक स्टार्टअप सेम प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन कुछ टाइम पहले सॉल्व कर रहा था इसलिए वो फेल हो गया, बट वही सेम प्रॉब्लम को कुछ साल बाद जब टाइमिंग सही होती है तो वो वाला ही स्टार्टअप बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेता है। ऐसा भी होता है। और ऐसे कोई की लेसन आपने देखा, जैसे कि ये तो बहुत पावरफुल था, और कोई ऐसा कोई की लेसन आपने कंटेंट क्रिएशन में नोटिस किया इतने सालों में? सबसे बड़ा लेसन यही है कि भाई लगे रहो, जिस दिन तुमने हार मान ली उस दिन तुम्हारा कंटेंट ऑब्वियसली वायरल नहीं जाएगा। वायरल जाएगा कि नहीं जाएगा, इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने कंटेंट को रेगुलरली इंप्रूव करते रहो। अगर आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो, जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दे रहे हो, और लग रहा है कि आज नहीं तो कल कोई वीडियो फट जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहना है, और अगर एनालिटिक्स नहीं लगा रहे हो तो नहीं करने वाला वो। तो बहुत ही आप मतलब किस्मत के भरोसे बैठे हुए हो या होपफुल हो,
कि शायद मेरा कुछ चल जाए, शायद कुछ हो एनालिटिक्स जाए। नहीं लगा रहे हो मतलब? एनालिटिक्स मतलब कि अपनी वीडियोस को एनालाइज नहीं कर रहे हो, अच्छा, ओके। कॉम्पिटिटर्स की वीडियोस को एनालाइज नहीं कर रहे हो। राइट, राइट, सेम रिसर्च केस नहीं करो। यूट्यूब के साथ है। हुँ, यूट्यूब में हम लोग, अच्छा यूट्यूब क्योंकि पुराना है तो इसके अराउंड नॉलेज बहुत सारी है मार्केट में। इंस्टाग्राम रील्स नया आया है तो उसके अराउंड बहुत ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है भी नॉलेज वो कोई खास काम की नहीं है। राइट, राइट। ठीक है, तो यूट्यूब का हमें पता है कि अच्छा हमको यूट्यूब की वीडियो चलानी है तो हमको टाइटल इस तरीके से रखना है, यूट्यूब एसईओ ऐसे होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए। हमारे पास प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं विड आईक्यू वगैरह, जिसमें कि वो बताते हैं कि अच्छा इसमें इस टॉपिक पे कंपटीशन कितना है, या इसमें सर्च वॉल्यूम कितनी है, ये सारी साइंस है उसके पीछे। और लोग कहते हैं कि भाई यूट्यूब पे एनालिटिक्स चलता है, राइट, बट इंस्टाग्राम पे भी पूरा एनालिटिक्स बेस्ड है। जस्ट दैट कि अभी वो नॉलेज इतनी वाइडली अवेलेबल नहीं है कि लोग अपना दिमाग लगा के सोच सकें कि ये क्या है, क्यों है। एक और आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूँ कि आई क्लोजली फॉलो द फाउंडर ऑफ दिस थिंग इंस्टाग्राम। वो हर फ्राइडे को Q&A करते हैं अपनी स्टोरी पे, जहाँ पे आप उनसे जो चाहे पूछ सकते हो। उसमें 4-5 क्वेश्चंस वो लेते हैं और उसको आंसर करते हैं। प्लस कोई भी एल्गोरिदम में चेंज होता है या फिर कुछ टाइम हो जाता है तो वो खुद भी बताते हैं कि यार ये चीज़ें हम देख रहे हैं वीडियोज़ में और ये चीज़ें हम नहीं देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो उनको मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। एवरी फ्राइडे दे डू Q&A, ही डज Q&A, एंड उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली स्टेट किया हुआ है कि भाई हम पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो ये देखते हैं, आपकी वीडियो उन लोगों को दिखाते हैं रील्स स्पेसिफिकली, जो कि ऐसे लोग जो कि जिनकी पॉसिबिलिटी कि आपकी वीडियो वो पूरी देखेंगे। ठीक है, दैट इज़ क्राइटेरिया नंबर 1। उसके बाद मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं, शेयर हो रही है कि नहीं हो रही, कमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब ये जो सबसे पहला वाला जो फैक्टर है ना, ये इतना ज़रूरी फैक्टर है। हम कहते हैं यूट्यूब पे वॉच टाइम ज़रूरी होता है, इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने ऐसी वीडियोस अपनी देखी हैं फटते हुए जिनका वॉच टाइम लेट्स से 19 सेकंड्स आ गया, ऑफ अ 48 सेकंड वीडियो, 50 सेकंड वीडियो, वो फट गई। चाहे उनके शेयर नहीं आ रहे, सेव्स नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। और ऐसी वीडियो देखी है जिसका भाई शेयर्स बहुत सारे हैं, सेव्स बहुत सारे, कमेंट बहुत सारे हैं, लेकिन उनका वॉच टाइम जो है 7 सेकंड है, 9 सेकंड है, वो नहीं चल रही है। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो इस समय करेंटली इंस्टाग्राम देख रहा है वो है वॉच टाइम, जो कि यूट्यूब पे कब से चल रहा है, राइट। राइट। हुँ, तो ये एक और चीज़ है जो कि लोगों को ध्यान देने वाली है कि भाई हमको रखना है लोगों को अपने चैनल पे। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ये वॉच टाइम को बढ़ाता है, वो है कि रिपीट कितनी बार देखा लोगों ने। यूट्यूब में क्या होता है, लंबी वीडियो होती है, हमने आराम से बैठ के देख लिया, ठीक है, हम शायद ही दोबारा देखेंगे कभी, राइट, जब तक वो बिल्कुल ही एजुकेशनल ना हो और मेरे को देख देख के उसको कुछ करना ना हो काम। लेकिन इंस्टाग्राम पे क्या है, स्पेशली हमारी नीश में जो एजुकेशन नीश है, कि लोग दोबारा देखते हैं, अरे यार ये तो जल्दी से बोल के निकल गया, ये कुछ कुछ काम का लगा मुझे, मैं दोबारा देखूंगा। ठीक है, तो अगर 10,000 लोगों के पास आपकी वीडियो गई, उन्होंने 15,000 बार देखा उसको, ठीक है, तो 10,000 लोगों ने 15,000 बार टोटल देखा, तो उसका वॉच टाइम अपने आप बढ़ गया, और उसी हिसाब से वो वीडियो भी और आगे तक जाएगी। राइट, राइट। आई थिंक इसको ना देखने का एक तरीका, कई बार ऐसा होता है ना, मैं नोटिस किया कई बार लोग गलती करते हैं, लोग है ना यूट्यूब, इंस्टाग्राम को ना बहुत ज़्यादा एल्गोरिदम की तरह देखते हैं। बट है ना यूट्यूब की टीम और कई सारे लोग खुद बोलते हैं, और ये मैंने भी नोटिस किया, हमें ना एल्गोरिदम से ज़्यादा एज अ लोग देखना चाहिए कि क्या मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो लोगों को पसंद आ रहा है। देखो, अगर अगर मैंने ऐसा वीडियो क्रिएट किया है जो लोगों को पसंद आ रहा है, जो 10,000 व्यूज़ है लेकिन 15,000 बार इससे मेन क्या मालूम पड़ रहा है, लोगों को मालूम पड़ रहा है कि हाँ वो वीडियो काम का है, या फिर लोगों को कुछ तो अच्छा वैल्यूबल लग रहा है, इसलिए वो लोग वापस देखने, उससे वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक एल्गोरिदम ये सब एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि क्या हम लोग अच्छे से वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एल्गोरिदम, लेकिन एक माइंडसेट शिफ्ट सिर्फ ये लाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ना, कि हम पहले पीपल के बारे में सोचें और उसके बाद एल्गोरिदम के बारे में सोचें। क्योंकि मैंने मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी है कि जब भी मैंने ऐसा कंटेंट क्रिएट किया जहाँ पे मैंने पीपल के बारे में सोचा है, ऑटोमेटिकली ना उसका वॉच टाइम और ये सब इंडिकेटर्स भी अच्छे काम कर जाते हैं। बट अगर है ना, कई बार हम लोग सिर्फ, कुछ लोग होते हैं जो, कुछ लोग सिर्फ अगर एल्गोरिदम पे फोकस करते हैं तो कई बार वो सिर्फ एल्गोरिदम के पीछे रह जाता है। वो ट्रिक्स यूज़ करने लग जाते हैं कि जिससे मेरे शेयर्स बढ़ जाए, जिससे मेरे सेव्स बढ़ जाए, और वो हो भी जाता है। जैसे कि आपने बोला कुछ वीडियोस थे जिसमें शेयर आया, व्यू आता है, ऐसा बहुत से लोग कैसे होता है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन शायद से ना हम वो क्लिक नहीं कर पाए ऑडियंस को, शायद हमें ना वो वैल्यू नहीं दे पाए लोगों को, ऐसा भी होता है। आपको क्या लगता है इसके ऊपर? सो आई फील, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ अपनी वीडियोस में भी, और बहुत जगह मैंने ये चीज़ बोली है कि भाई एल्गोरिदम कोई भी कंपनी क्यों बनाती है। इंस्टाग्राम का जो मेन काम है वो ये है कि लोग जो कंटेंट देखना चाहते हैं उनको वो कंटेंट दिखाना। एग्जैक्टली। ठीक है, उन दोनों को मैच करा दिया अगर इंस्टाग्राम ने, तो इंस्टाग्राम का अपना कंपनी का एज अ कॉरपोरेशन उसका काम हो गया। दैट इज़ व्हाट दे वांट टू डू। तो एल्गोरिदम क्यों बनाया भाई? क्योंकि यूज़र है, कभी ये देखना चाहता है, कभी वो देखना चाहता है, कभी कुछ देखना चाहता है। ठीक है, ये कंटेंट है, इधर इधर घूम रहा है, इधर यूज़र घूम रहा है। तो एल्गोरिदम कुछ नहीं है, वो यूज़र को पकड़ने की कोशिश कर रहा है
यूज़र इधर जा रहा है, उसकी प्रेफरेबिलिटी चेंज हो रही है, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, एल्गोरिदम उसके पीछे भाग रहा है। अच्छा तो तेरे को ये देखना है, इधर जा रहा है ये देखना है, इधर जा रहा है ये देखना है, ये काम है। तो अगर हम एज अ क्रिएटर एल्गोरिदम पे नहीं फोकस करते, अगर हम एज क्रिएटर लोगों पे फोकस करते हैं, तो एल्गोरिदम तो अपने आप हमारे पीछे आ जाएगा ना, क्योंकि एल्गोरिदम भी यूज़र के पीछे भाग रहा है, आप भी यूज़र के पीछे भाग रहे हो। तो अगर आप डायरेक्टली यूज़र के पीछे भाग रहे हो तो एल्गोरिदम भी अलाइन हो जाएगा। तो मैंने कभी भी अपने इंस्टाग्राम जर्नी में एल्गोरिदम पे ऐसा ध्यान नहीं दिया, यही ध्यान दिया है कि भाई लोगों को पसंद आ रहा है कंटेंट, लोगों को अगर पसंद आ रहा है, लोग अगर एंगेज हो रहे हैं तो अपने आप कंटेंट चलेगा। राइट फॉर एग्जाम्पल जब मैंने स्टार्ट किया था कंटेंट, तो मैं एकदम सामने बैठ के जैसे ऐसे बैठा हुआ हूँ या खड़ा होकर बना रहा था वीडियोस, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। मैं उस समय मैं कह सकता हूँ मैं कंटेंट सिर्फ अपने लिए बना रहा था। मैं बनाऊंगा भाई कंटेंट, कोई देखे ना देखे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो वाली अप्रोच थी। फिर धीरे धीरे चेंज किया कि नहीं यार ऐसा बनाओ जो लोग देखना चाहते हैं। फिर स्क्रिप्ट करने लगा, देखा कि क्या चल रहा है, एनालिसिस करना शुरू किया, तब समझ में आया कि यार ये गेम बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। तो हमने तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई, एल्गोरिदम तो बाद में रिस्पॉन्ड करता है। पहली चीज़ क्या होती है, आपके आसपास आस पड़ोस वाले रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। पहले मैं अपनी वीडियो खुद नहीं देख सकता था, मैं बोर हो जाता था। 1 मिनट की वीडियो जस्ट इमेजिन मैं खुद नहीं देख सकता था। ठीक है यार बोला है कुछ, चलो साइड में रख दो, इसको डाल देंगे। जब मैंने 2 कैरेक्टर वीडियोस बनानी शुरू करी, स्क्रिप्ट करके बनानी शुरू करी, तो अपने आप मज़ा आने लगा अपनी वीडियो देखने के लिए, अपने को मज़ा आना शुरू हुआ। फिर आसपास के लोग भी आपको आके खुद से आके बोलना शुरू कर दिया, यार आपकी वीडियोस तो बहुत बढ़िया हो गई है, मज़ा आ गया आपकी वीडियो देख के, मज़ा आ जाता है। तो वो एक इंडिकेटर होता है कि मेरे क्लोज सर्कल को पसंद आने लग गई है, मोस्ट प्रोबेबली एक वाइडर सर्कल को भी पसंद आने लग जाएगी। और तब बहुत ज़रूरी होता है कि जो आप कर रहे हो उसको कंसिस्टेंटली करते रहो, वहाँ से हिलो नहीं, क्योंकि वहाँ से अगर हिल गए तो फिर से चेंज हो जाएगा, फिर लोगों को शायद पसंद आएगी, शायद पसंद नहीं आएगी, समझ नहीं, पता नहीं। तो जब लोगों ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया तो एल्गोरिदम को टाइम लगता है, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इंस्टाग्राम पे कम टाइम लगता है एल्गोरिदम को समझने में, कि एल्गोरिदम उठा लेता है कि अरे हाँ इसकी वीडियो सब लोग लाइक कर रहे हैं। तो तब तक ज़रूरी है कि वो बनाते रहो, आपको लोगों से अपने आप से खुद ही फीडबैक मिल जाएगा कि यार मेरी वीडियो बेटर है ये, और मेरे को खुद देखने का मन कर रहा है, मेरे दोस्त यारों को कलीग्स को खुद देखने का मन कर रहा है। राइट और वो एग्जैक्टली खुद मैं बोल नहीं रहा हूँ उनको देखने के लिए, वो खुद से उठा रहे हैं और एग्जैक्टली देख रहे हैं और आके तारीफ कर रहे हैं। राइट। ये चीज़ एक्चुअली ये भी माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट है कि यार जो भी तुमने बोला कि यार अपना वीडियो पसंद आना चाहिए, खुद ही जब हम देखते हैं तो हम प्राउड फील करना चाहिए। ऐसे मैं भी कई बार बोलता हूँ कि आप ऐसा ऐसा सोच के कंटेंट क्रिएट करो कि आपका आखिरी कंटेंट है। अगर आप हम ऐसा करके करना चालू कर दिया ना, मैं भी नहीं कर पाता हूँ बट मैं बता रहा हूँ आइडियली, मैं आइडियलिस्टिक अगर बात कर रहा हूँ तो यही आइडियलिस्टिक है। क्या ये वाला वीडियो मेरा सबसे बेस्ट है, जितना मैं दे सकता था सब दे दिया क्या मैंने? अगर आइडियली हम वैसा कर सकते हैं तो फिर बहुत अच्छा चांस है कि यार वो वीडियो सच में काम करेगा भी। कई बार हम लोग अभी जैसे मैं इतना साल हो गया मुझे भी करते हैं, कई बार ऐसे फेसेस आते हैं ना, मोटिवेशन कम रहता है, कई बार हम सिर्फ बनाने के लिए बना रहे होते हैं। लेकिन मैंने नोटिस किया जब भी हम बनाने के लिए बना रहे होते हैं ना, तो वो शायद से शॉर्ट टर्म के लिए भी वो चल जाए, लेकिन वो धीरे धीरे ना लोगों को समझ में आता है कि वो दम नहीं है उसमें, उतना वो मज़ा नहीं आ रहा, वो चीज़ नहीं आ रही हो। लेकिन जब भी हम फिर वापस से पूरा दम लगाते हैं, सोचते हैं, अपना एफर्ट्स डालते हैं, तो उस पर रिजल्ट थोड़ा थोड़ा दिखना चालू हो जाता है। इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ज़ीशान कि जो मैंने भी फेस करी, और आप क्योंकि इतने सालों से कंटेंट बना रहे हो तो आई एम श्योर आपने भी फेस की होगी। क्रिएटिविटी या फुल एफर्ट, 100% एफर्ट वर्सेस टाइम, यू हैव लिमिटेड टाइम। मेरे को मैं 7 वीडियोस एक हफ्ते ही क्रिएट करता हूँ। दैट मीन्स कि मुझे हर हफ्ते मेरे को नया कंटेंट जनरेट करना है, नया कंटेंट शूट करना है, एडिट करना है और डालना है। अब चक्कर ये बहुत बार होता है, मेरे पास 7 स्क्रिप्ट्स हैं, 7 टॉपिक्स हैं, मैंने 7 स्क्रिप्ट्स बना ली। पहली बात तो आई एम नॉट वेरी कन्विंस कि ये सातों स्क्रिप्ट्स बहुत मज़ेदार हैं, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ उस चीज़ का। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं एक स्क्रिप्ट को फिर से उठा के जो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा उसमें घुस गया तो मैं एक दिन लूज़ कर दूंगा अपना। तो कई बार हमें एज अ क्रिएटर कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं कि मेरे को टाइम भी पे बनाना भी तो है, ठीक है। अगर वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी अगर आपकी छूट गई तो आप जितना मर्जी दिमाग लगा के हाई क्वालिटी एकदम बना लो, इतनी हाई क्वालिटी ऑब्वियसली आप वो मिस्टर बीस्ट जैसी नहीं बना पाओगे, जो कि बिल्कुल ही बैठ के आराम से बना सकते हैं। उतना टाइम हम स्पेशली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में नहीं है। राइट तो क्रिएटिविटी को बैलेंस करना होता है हमको टाइमिंग के साथ। राइट राइट। इसके ऊपर है ना, मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा है ना भाई कि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं आलसी, कुछ लोग बोलते हैं ना मेरे को परफेक्ट बनाना है, उसके परफेक्ट बनाने के चक्कर में वो लोग काम ही नहीं करते। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी रहते हैं, मैंने देखा हूँ, जो लोग है ना सिर्फ आँख बंद करके कंटेंट बनाते जा रहा है, बट वो लोग की भी नहीं चलते कंटेंट। मतलब जो पिक कर लेता है वो चल जाता है। अभी जैसे कि आपने क्रैक कर लिया, अगर मैंने क्रैक कर लिया हो कि कैसा हुक करना चाहिए, कैसे एडिटिंग करना चाहिए, वो मेरे पास क्रैक्ड पड़ा हुआ है, फिर आप अंधाधुन काम करने लग जाओ। लेकिन है ना कई बार ऐसा होता है ना,
कि सिर्फ कंसिस्टेंसी, मैं ट्रस्ट मी, सिर्फ कंसिस्टेंसी भी मेरे को लगता है ना रिजल्ट नहीं देती। आपको फीडबैक चाहिए, आपको अगर देखो आपने जो बोला ना एल्गोरिदम चेक करना बिल्कुल कि क्या मैं सही हुक मैंने बनाया हो कि नहीं, क्या मैं अच्छी स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ कि नहीं, क्या मेरी एडिटिंग अच्छी हो रही है कि नहीं। तो मैं अभी जैसे आपका एक्सपीरियंस आप क्रैक कर चुके ना, तो मेरे हिसाब से आपके लिए 7 के 7 वीडियो डालना सही है। क्योंकि क्या होता है एक आर्टिस्ट जब बहुत बड़ा बन जाता है, आर्टिस्ट मतलब पिकासो 5 मिनट में ऐसी पेंटिंग बना देता है जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिक जाती थी, क्योंकि उसने इतना घसा है, आपने 5-6 साल घसा है। लेकिन है ना ये रिकमेंडेशन कई बार बिगिनर्स के लिए मेरे हिसाब से एकदम अच्छी नहीं होती है। तो बिगिनर्स को मैं कई बार ऐसा रिकमेंड करता हूँ कि यार भले से तेरे से 7 वीडियो हफ्ते के नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ कंसिस्टेंसी अगेन इंपॉर्टेंट है। आप है ना ऐसा करो कि 3 ही वीडियो डालो, लेकिन 3 वीडियो पर काम करना चालू करो। जैसे कि मेरा एक स्टूडेंट था, वो है ना रेगुलरली कंटेंट बना के डालते जा रहा है, बट उसका कंटेंट क्वालिटी वो नहीं आ रहा था, मैं समझ पा रहा था। तो मैंने उसको भी रिकमेंड यही किया कि भाई तू 6 मत डाल, 7 मत डाल, लेकिन अब तू 3 डाल, और 3 को थोड़ा अच्छे से डाल, तो वो ज़्यादा चांसेस है कि उसका चले। और एक बार उसको पकड़ लिया, तब वो पकड़ लिया तो उसके बाद वो उसके ऊपर है ना चैलेंज ले सकता है कि यार ये अभी समझ में आ गया कि यार ये वाला बिजनेस आइडिया चल रहा है या फिर ये चल रहा है, अब तो 21 डेज चैलेंज है, लगातार 21 दिन तक कंसिस्टेंटली कंटेंट डाल, तब तेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। और ऐसा होता है यूजुअली। इसके ऊपर आपका भी क्या कुछ ओपिनियन? सो आई वुड से इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर आप रोज 7 वीडियोस बना के, मतलब हर हफ्ते 7 वीडियोस बना के साथ में कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, तो आप 7 बनाओ। Exactly. अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा बर्डनिंग है मेरे ऊपर, मैं 7 चीज़ें नहीं सोच सकता हूँ हर बार, तो मत बनाओ, आप 3 बनाओ, ठीक है। लेकिन उन 3 पे आप कोशिश करो हर हफ्ते इंप्रूव करने का। कंसिस्टेंट भी रहे, हाँ। कंसिस्टेंसी आपकी आगे होगी, आप 3 ही बना रहे हो, आपके पास 7 बनाने का प्रेशर नहीं है। और इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली। क्यों मैं कहता हूँ कि क्वांटिटी के पीछे भी भागना ज़रूरी है, क्योंकि जितनी क्वांटिटी आप स्टार्टिंग में बनाओगे उतने चांसेस हैं आपको वो डेटा गैदर करने के, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। राइट राइट। अब मैंने 7 वीडियो बनाई, उसमें से प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक वीडियो वायरल चली जाएगी, वर्सेस मैंने 3 वीडियो बनाई, क्या प्रोबेबिलिटी कि एक वीडियो वायरल चली जाएगी। तो क्वांटिटी में आप जब गेम की स्टार्टिंग करते हो, राइट, तब आपको डेटा चाहिए, बहुत सारा डेटा चाहिए। मुझे जानना है कि भाई मेरे चैनल पे क्या चलेगा, लोग क्या मेरे से क्या देखना पसंद करेंगे। इसलिए आप हर तरफ दिमाग लगाओ, मतलब पागल बन जाओ, सब कुछ बट करो। वही एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है, अलग अलग चीजें, एग्जैक्टली अलग अलग चीजें ट्राई करना जरूरी है। राइट। जब आपको वो एक हिट मिल गया कि, और हिट का मतलब ये नहीं 1 मिलियन व्यूज क्रॉस करने हैं। अगर आपके चैनल पे 1000 व्यूज आते हैं, आपके वीडियोस पे 2000 व्यूज आते हैं, तो एक वीडियो होगी जो 10,000 क्रॉस कर जाएगी। ब्रेक थ्रू वीडियो मिल गया, ब्रेक थ्रू वीडियो मिल गया। अगर आपके 10,000 आते हैं तो एक वीडियो होगी जो 50,000 व्यूज क्रॉस कर जाएगी। अब आपको वो मिल गया, अब आपके पास एक प्रूफ मिल गया या एक एविडेंस मिल गया कि यार ये चीज चली थी, उसको ब्रेक डाउन करो क्यों चली थी। राइट। उसको फिर उठाओ, उसके अराउंड और कंटेंट बनाओ, उसी टॉपिक पे, उसी हुक पे। फिर आपको एक और मिलेगी, फिर ऐसे आपको तीसरी मिलेगी, और जैसे जैसे आपकी ये वीडियोस वायरल होती चली जाएंगी, वैसे वैसे आपके पास डेटा इकट्ठा होता जाएगा। एंड देन यू विल रीच अ पॉइंट वेयर यू विल बी एबल टू से कि ये वीडियो वायरल जा सकती है कि नहीं। मतलब मैं अभी इस समय अपने कंटेंट गेम पे ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पे मैं एटलीस्ट ये बोल सकता हूँ कि ये वायरेबल वीडियो है कि नहीं। जाए ना जाए वो मेरे हाथ में नहीं है, अच्छा, वो किसी के हाथ में नहीं है। वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये अच्छा बना है, इस एंड आई कैन वेरी वेल क्लासीफाई माय वीडियोस इनटू 2 बकेट्स कि यार ये नहीं जाएगी वायरल, मुझे पता है, मैं बस डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने बना रखी है। राइट। और ये वायरल जा सकती है। ये एक्चुअली मेरे साथ भी बहुत बार होता है। मैं ना जब वीडियो अपलोड ही कर रहा था तभी मेरे को ना थोड़ा सा एक हिंट आ जाता है कि यार ये ना इतना कुछ काम नहीं करेगा, या वो, बट वो हमने बना दी होती है, क्योंकि एक टाइम में भी बनाना भी एक चीज़ होती है, कंसिस्टेंसी भी एक चीज़ होती है। वही हम लोग हमेशा ये चीज़ में, मुझे लगता है कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं वो इसी चीज़ में रहते होंगे कि यार और क्वांटिटी को कितना इंप्रूव करना और कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है। और स्पेशली जब आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल और हो जाता है। जैसे अब इसके ऊपर मैं, चलो एक कंटेंट साइड में हमने काफ़ी बातें कर ली, मैं अब सेकंड साइड पे आना चाहूँगा, क्योंकि बिजनेस ऑल टुगेदर एक डिफरेंट गेम है, और उसमें भी घुसते तो एक अलग ही चीज़ है, अलग ही टाइम, अलग ही एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो उससे रिलेटेड आप आपकी स्टोरी बताइए भाई, कैसे कैसे हुआ, क्या चालू किया आपने? सो ज़ीशान, मेरी स्टोरी तो कुछ ऐसी है कि मैंने बहुत सारी सक्सेस देखी अपनी लाइफ में, नॉट मॉनेटरी बट अदरवाइज, मतलब एकेडमिकली आई वाज इन टॉप 10 रैंकर्स इन माय स्कूल क्लास में, हमेशा से इट वाज लाइक दैट। फिर इंजीनियरिंग करी मैंने, इंजीनियरिंग में भी भाई बहुत ही अच्छे लेवल पे मैंने इंजीनियरिंग वो करी, क्वालिफाई अपना पास करी। फिर एमबीए किया IMT गाज़ियाबाद से। उस MBA में भी मैंने MBA किया क्यों, क्योंकि मैं हमेशा से भाई बिजनेस करना चाहता था, अपना स्टार्टअप करना चाहता था। एंड मैं सोचता था कि MBA करूंगा तो मुझे उसका बहुत सारा ज्ञान होगा, क्योंकि आई वाज कमिंग फ्रॉम एन टोटली टेक्निकल बैकग्राउंड। 4th ईयर जब मैं अपनी कॉलेज में था, तो सब ने मिलके, मेरे 4 और इंजीनियर दोस्तों ने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट करी थी। उसमें हम ऊबर पूल का कॉन्सेप्ट बना रहे थे। उस समय ऊबर भी इंडिया में नहीं था, और हमें पता भी नहीं था कि क्या होता है। हमको था भाई स्टूडेंट्स को सस्ता पड़ेगा, टैक्सी शेयरिंग ऐप बनाते हैं। अच्छा। ऐप बना दिया, सब कुछ हो गया, ना यूज़र आए हमारे पास, ना ड्राइवर आए हमारे पास।
तब रियलाइज़ हुआ कि भाई हमको कुछ नहीं आता है, हमको सिर्फ ऐप बनाना आता है। हाँ। ऐप को बेचना कैसे है, लोगों को कैसे लेके आना है, वो सब हमें कुछ नहीं आता है। तो सोचा चलो एमबीए करते हैं। एमबीए किया, कैट क्वालिफाई किया, आईएमटी गाजियाबाद में एडमिशन लिया। जब एडमिशन ले लिया तो समझ में आया कि भाई एमबीए थ्योरी से आप नहीं सीख सकते हो, आप जब तक प्रैक्टिकली करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं करोगे। तो एक साल मेरा दुबई में था एमबीए प्रोग्राम में और एक साल मेरा गाजियाबाद में था। तो फर्स्ट ईयर मैंने दुबई में सड़कों पे खड़े होकर मोबाइल फ़ोन बेचे हैं। वीडियोकॉन के मोबाइल फ़ोन उस समय बिकते थे। और वहाँ पे जो आउटर दुबई एरिया होता है थोड़ा सा सब अर्बन टाइप का, वहाँ पे जाके हम लोग ऐसे ऐसे बेचते थे कि मोबाइल ले लो, मोबाइल ले लो, ऐसे करके लिटरली मैंने मोबाइल बेचे हुए हैं वहाँ पे। और वीडियोकॉन के मोबाइल बहुत सस्ते बिकते थे। तो वो सब्जी मंडी टाइप का वो सेल्स वाला एक्सपीरियंस मैंने उस समय लिया हुआ है। तो उस समय भी मैंने एक अलग वहाँ पे अपने साइड प्रोजेक्ट्स किए थे दुबई में। उसको मैं अलग से कमर्शलाइज नहीं कर सकता क्योंकि आई वॉज देयर ऑन स्टूडेंट वीज़ा। तो मैं एकेडमिक प्रोजेक्ट्स लेके उसको करता था एंड दैट हेल्प मी टू क्रैक एमबीए। आई वाज अ सिल्वर मेडलिस्ट इन माय कॉलेज। उसके बाद भाई जॉब ज्वाइन कर ली क्योंकि ये था कि कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। देखे तो सही है बड़ी बड़ी कंपनीज काम कैसे करती हैं। तो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लिया, 2-2.5 साल काम किया और फिर मैंने वो छोड़ दिया। तो वो 2-2.5 साल मैंने काम किया कॉर्पोरेट में, उसमें आई गॉट टू वर्क विद लॉट ऑफ मेजर ब्रांड्स ऑफ इंडिया। गूगल है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, ऊबर है, मैनकाइंड फार्मा है, ग्रॉफर्स है, ब्लिंकिट है, ओप्पो वीवो उस समय ने मचा रखा था। मतलब पूरा शहर ब्लू और ग्रीन होता था हाँ, राइट, और वो राइट। मेरे क्लाइंट्स थे। अच्छा, अच्छा। तो बहुत बहुत मज़े किए हैं उस समय। और उस समय जब बिल्कुल ही पीक पे थे करियर के कि यार मचा दिया है हमने तो, और एकदम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस क्योंकि भाई इंजीनियरिंग अच्छी करी, एमबीए में सिल्वर मेडल आ गया, नौकरी अच्छी मिल गई और नौकरी में मचा दिया। उसके बाद लगा भाई अब तो मतलब अपना कुछ करते हैं, अपना शुरू करते हैं। तो यहाँ से ऐसे 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 कर्व जा रहा था और जब सब कुछ छोड़ा तो भाई बिल्कुल बिल्कुल ही वो गिर गया। जॉब छोड़ दी। उसके बाद हमने कहा कि कुछ अपना करते हैं, तो अपनी एक सोशल मीडिया ऐप बनाई। शॉर्टअप के नाम से वो ऐप थी। उसमें 50,000-60,000 यूजर्स भी लेके आए हम लोग। बट अल्टीमेटली उस समय कोविड था। कोविड के ड्यूरेशन की बात है ये। तो स्टार्टिंग था, फर्स्ट वेव थी, किसी को कुछ पता नहीं था मार्केट में होगा क्या, कौन जिंदा रहेगा कल, कौन नहीं रहेगा। इतना ज़्यादा उसके अराउंड बहुत ज़्यादा वो भी था, हाइप भी था, नेगेटिव पब्लिसिटी थी। तो इन्वेस्टर्स वाला कि भाई इतना अनसर्टेनिटी है मार्केट में, हम कुछ आपको नहीं दे सकते हैं इस समय। तो डिसाइड ओके, हम कोशिश करते रहते हैं 1-1.5 साल तक कोशिश करते रहे। बट क्योंकि वो एक सोशल मीडिया ऐप थी एंड द आइडिया वॉज कि भाई सोशल मीडिया ऐप किसी यूज़र से तो चार्ज करती नहीं है, तो हमारे पास रेवेन्यू था नहीं। रेवेन्यू आज नहीं, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आएगा। पहले हमको फंडिंग पे गेम खेलना था, जो कि बहुत ही गलत अप्रोच थी, अब मुझे पता है। एंड वो 1-1.5 साल किया, कुछ भी नहीं हिला। देन आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग कि चलो यार ये तो काम नहीं कर रहा है, फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स लेते हैं। अब क्योंकि कॉर्पोरेट से था मैं, मेरे लोग जानते थे, नेटवर्क अच्छा था, तो प्रोजेक्ट्स मिलने लग गए। बट मेरा हार्ट कभी भी वो फ्रीलांसिंग में था नहीं। ये था कि चलो काम चलाओ कर रहे हैं, बट नहीं है। तो फिर मेरे को एक कंपनी मिली जो कि अपने को प्रोडक्ट सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड बना रही थी। मतलब आईटी कंसल्टिंग से उन्होंने अपना एक प्रोडक्ट बना लिया, अब हम प्रोडक्ट ही बेचेंगे, सैस करने जा रहे थे वो। अच्छा। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लगा, तो उसमें मैं इन्वॉल्व हो गया कि मैंने कहा छोड़ो अभी बिजनेस साइड में रखते हैं, बाद में करेंगे, अभी कुछ नहीं हिल रहा, समझ नहीं आ रही, और वापस से ये करते हैं। उनके साथ काम किया। उसके बाद एक यूएस की कंपनी के साथ काम किया और ये कम्प्लीटली रिमोट काम किया। 2019 से मैं बैठ के रिमोटली काम कर रहा हूँ अपने घर से, इलाहाबाद में बैठा हुआ हूँ मैं। और बहुत लोग मुझे आज भी आके पूछते हैं भाई ये घर से काम हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या? तो मैं उनको बताना चाहूँगा भाई मैं 5 साल से घर पे बैठ के काम कर रहा हूँ ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। और मैं यूएस की कंपनी में एज अ हेड ऑफ ग्रोथ काम कर रहा था, मतलब काफ़ी सीनियर पोजीशन। आई वाज रिपोर्टिंग टू द फाउंडर। तो ऐसा नहीं कि छोटी पोजीशंस ही अवेलेबल होती हैं रिमोटली, ऊपर की पोजीशंस भी अवेलेबल होती हैं। इट इज़ जस्ट दैट कि नेटवर्क करना, आपको वहाँ तक पहुँचना आना चाहिए और वो उस तरह के क्लाइंट्स लेने आने चाहिए। तो ठीक है, उनके साथ काम किया एंड साथ साथ में आई वाज डूइंग माई इंस्टाग्राम, धीरे धीरे कर रहा था। और जब मुझे अब लगा कि यार अब इंस्टाग्राम इतना लेवल पे पहुंच गया और अब मुझे फुल टाइम उस पर देना चाहिए, तो देन नाउ आई हैव लेफ्ट माय जॉब। फेब वाज माय लास्ट मंथ एंड फुल टाइम मेरा फोकस मेरे कंटेंट पे है और दूसरा मेरे प्रोग्राम्स पे है। जो मैं 2 प्रोग्राम्स रन कर रहा हूँ जिसमें मैं लोगों को बताता हूँ कि भाई हेल्प करता हूँ इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए, और दूसरा जो कि मैं एजेंसी ओनर्स को या फिर फ्रीलांसर्स को हेल्प करता हूँ क्लाइंट्स लेने के लिए और अपने को मार्केट करने के लिए। ओके, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग, एजेंसी ओनर्स। सो फ्रीलांसिंग आई बिलीव इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर बिल्डिंग एन एजेंसी। अच्छा। तुम्हारे पास अगर क्लाइंट्स ही नहीं है तो तुम एजेंसी बना के क्या करोगे? तो और फ्रीलांसिंग में भी मैं ये नहीं सिखाता हूँ आपको कि भाई कंटेंट राइटिंग सीख लो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो, ये सब नहीं सिखाता हूँ मैं। मैं ये कहता हूँ कि तुमको ये मेरे से ज़्यादा अच्छा आता है,
आई एम नॉट अ कंटेंट राइटर, आई एम नॉट अ ग्राफिक डिजाइनर, आई एम नॉट अ वीडियो एडिटर। तुम्हारी ये जो स्किल है ये तुमको आती है, मुझे जो आता है वो है क्लाइंट्स को लेना, क्लाइंट्स को पकड़ना और खुद को मार्केट करना, वो मैं लोगों को सिखाता हूँ। तो वो उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा बताना चाहोगे, कैसे अगर कोई फ्रीलांसर यहाँ पे देख रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यार अपने को मार्केट से डिफरेंट करने के लिए एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। जब मैं जॉब में था, मार्केटिंग में था, मेरे पास दिन के 15 मेल आते थे कि हमसे ये हमारी सर्विस खरीद लो, जो कि आप ऑब्वियसली टोटली इग्नोर कर देते हो, मतलब क्यों ही ध्यान दोगे, रोज 10-15 मेल आ रहे हैं। बट अगर आप एक कस्टमाइज ईमेल लिख सकते हो किसी को, उसकी वेबसाइट से रिलेटेड, उसकी जो भी आप सर्विस टारगेट कर रहे हो उससे रिलेटेड, और बता सकते हो यार कि मेरे को ये चीज़ तेरे अच्छी लगी और ये चीज़ें हैं, 2 चीज़ें जो खराब लगी, इसको तू ऐसे सॉल्व कर, ठीक है। और वो आप मेल भेजते हो तो 10 में से 8 बार आपको रिस्पॉन्स आएगा। हो सकता है कि 8 में से 4 बार नो हो जाए, लेकिन 4 लोग ऐसे होंगे जो कि आपसे और बात करना चाहेंगे कि यार बता कैसे इसको ठीक करना है, ठीक है, तू आजा मेरे साथ, आजा हम इसको बैठ के ठीक करते हैं। और मेरे साथ ये कई बार हुआ है जब से इंस्टाग्राम की जर्नी स्टार्ट हुई है कि बहुत लोग आते हैं, आपकी वीडियोस बहुत बेकार हैं, मैं इसको अच्छी कर दूंगा। ऐसे नहीं होता है पिचिंग, ऐसे कोई ध्यान नहीं देगा, भाई क्या बेकार है ये तो बता मुझे। हाँ, ये स्पेसिफिक। तो तूने मास ईमेल भेज दिया, सबको मास डीएम कर रहा है, हाँ, हाँ। यहाँ पे भी तू चिपका रहा है, मैं क्यों तेरे को अपना टाइम दूंगा। लेकिन अगर आप किसी को कस्टमाइज करके टाइम लगा के उसको पिच मारते हो, जेन्युइन। जेन्युइन पिच मारते हो, तो बहुत सारी चांसेस होती हैं कि आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा। और आपको ये मेहनत एक कंपनी पे एक बार करनी है। उस कंपनी के कितने सारे मैनेजर्स होंगे, सबको मेल भेजो, सबको डीएम करो, सीईओ लेवल तक जाओ। सीईओ लेवल तक जाओ, कई बार सीईओ को भी नहीं पता होता, अरे यार ये प्रॉब्लम चल रही है मेरी कंपनी में, वो सीधा मार्केटिंग हेड को करेगा टैग, मार्केटिंग हेड मार्केटिंग मैनेजर को बोलेगा भाई जाके इस फ्रीलांसर से बात कर, ये प्रॉब्लम है, जल्दी से ठीक करा। एंड दीज बिग पीपल, कॉर्पोरेट पीपल, दे डू नॉट हैव टाइम ऑब्वियसली। तो उनको चाहिए यार ये बंदे ने आइडेंटिफाई कर रखी है प्रॉब्लम, इसको सॉल्यूशन भी पता है, उठाओ इसको और सॉल्व कराओ अपना काम। वहाँ से एक रिलेशनशिप बिल्डिंग स्टार्ट होती है। जब आप रिलेशनशिप बिल्डिंग स्टार्ट करते हो तो फिर आपको और काम मिलते हैं। तो पहला स्टेप होता है कंपनी के अंदर घुसना, वेंडर रजिस्ट्रेशन और 50 तरह के नाटक होते हैं उसमें। एक बार आप अंदर घुस गए, लोगों ने आपको ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, तो वो आपको ऐसा भी काम देंगे जो शायद आपकी डोमेन एक्सपर्टीज है भी नहीं, और आप फिर अपने बंदे लगा लोगे कि हाँ मेरे को पता है कौन कर सकता है, ये बंदा इसने कर दिया, ये बंदा इसने कर दिया काम, वो आपको ट्रस्ट कर रहे हैं, उनको पता है इसको काम दिया तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आई फील कि बहुत लोग फ्रीलांसर्स करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग, वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास क्लाइंट्स नहीं होते हैं। अपने डोमेन में आप बहुत अच्छे हो, आपने एकदम झंडे गाड़ रखे हैं, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है तो। और जहाँ पे आपके पास क्लाइंट आया, 1 क्लाइंट आए, 2 क्लाइंट आए, आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप अपनी टीम हायर करो, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक काम नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई आप प्रोजेक्ट्स पे कम काम करो, आप क्लाइंट्स पकड़ने पे ज़्यादा काम करो। अपना सेल्स इंजन बनाओ कि मुझे रोज़ के रोज़ इतने लोगों को रीच आउट करना है, इतने लोगों को लेके आना है, मीटिंग करनी है उनसे, और मेरा फोकस वहाँ होना चाहिए। ऑपरेशंस पार्ट जितनी जल्दी हो सकता है दूसरे लोग उठाओ, आप अपने डोमेन के एक्सपर्ट हो तो आप अपनी वो नॉलेज को बड़े इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी और में, उनसे वो काम कराओ प्रोजेक्ट का, उनसे डिलीवरी कराओ। आपका फोकस होना चाहिए स्टार्टिंग में बिजनेस लेके आना, सेल्स करना। राइट। आई थिंक जब बिजनेस, अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बिजनेस लाना ही सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, लेकिन कई बार लोग वो टेक्नीशियन बन के रह जाते हैं। जैसे कि ई मित रिविजिटेड में भी ये बताया गया, कई बार हमारे टेक्नीशियन होते हैं, टेक्नीशियन को लगता है कि यार मैं वड़ा पाव बना सकता हूँ तो चलो मैं अपनी दुकान खोल लेता हूँ। बट सिर्फ वड़ा पाव बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जैसे कि उसको मैनेज करना ज़रूरी होता है, नए क्लाइंट्स लाना ज़रूरी होता है, तो अलग अलग रोल्स होता है। सो ये चीज़ आई थिंक आप वही चीज़ कहीं ना कहीं पोर्ट्रे करो कि यार सिर्फ टेक्नीशियन बन के मत रह जाओ, सेल्स भी लेके आना चालो। और ये मैंने भी नोटिस किया, कई बार लोग है ना, अगर ट्रेनर है तो सिर्फ ट्रेनिंग पे ही फोकस कर पाएंगे। बट मैं तो बोलता हूँ कि यार कोलैबोरेशन कर लो। आप ट्रेनिंग तो शायद कोई और भी दे देगा, लेकिन अगर आप कंटेंट में थोड़ा सा और अच्छा फोकस कर सकते हो तो कंटेंट से बहुत सारे लोग आ सकते हैं। आप वहाँ से वो लोगों को लाने पे फोकस करो, ट्रेनिंग करने के लिए अपने दोस्तों को दे दो। मतलब एक टीम फॉर्म करो, एक कोलैबोरेशन करके एक टीम बनाओ और अलग लोग अलग अलग एस्पेक्ट्स देखो बेसिकली, तो वो धंधा ज़्यादा अच्छे से बनेगा और बना पाएंगे। और भाई ऐसा कोई बिजनेस से रिलेटेड अगर आपकी कोई सबसे वर्स्ट मिस्टेक या वर्स्ट एक्सपीरियंस है जो लोग उसके साथ शेयर करना चाहोगे, सबसे बड़ी गलती कोई बिजनेस से रिलेटेड या कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड? बिजनेस से रिलेटेड भी मैं बताता हूँ, कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड भी मैं बताता हूँ। बिजनेस से रिलेटेड मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने रिवेन्यू पे फोकस नहीं किया। जब इस बार की तो अलग बात है, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम जब हम सोशल मीडिया की ऐप बना रहे थे तो हमारी थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट थी। हमारी थॉट प्रोसेस थी भाई लोगों को लेके आओ, पैसा बाद में आ जाएगा। जो जनरली लोगों का होता है भाई मैं एकदम बहुत मस्त प्रोडक्ट बना देता हूँ तो लोग भी अपने आप आ जाएंगे, हमें था एटलीस्ट लोगों को लेके आओ, पैसा अपने आप आ जाएगा, बाद में आ जाएगा। तो वो बहुत ही गलत अप्रोच है। और हम लोग शार्क टाइम के, जब इंडिया में शार्क टाइम चल रहा है उस समय हम लोग रह रहे हैं, तो अब ये बहुत लोग जान चुके हैं कि भाई रिवेन्यू कितना ज़रूरी है। वो पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं, भाई तू कितना कर रहा है,
राइट। तो सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी सोशल मीडिया ऐप बनाना, जिसमें ये था कि हम रिवेन्यू बनाएंगे 5 साल बाद जाके और हर इन्वेस्टर जो हमारे पास आता था उनको हम वो पहला क्वेश्चन ही पूछता था, भाई रिवेन्यू कितना कर रहे हो? हम उसको कहते सर ये तो सोशल मीडिया ऐप है, रिवेन्यू तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं कहते, भाई 3 महीने बाद बात करना। नहीं, एट द एंड क्या है, बिजनेस का मकसद क्या है कि पैसा है, तभी तो पूरी इंजन चलेगी, वरना वो सिर्फ एक हॉबी बन के रह जाएगी। तो वो ये चीज़ मैंने भी गलती की है। बहुत सब लोग किसी ना करते किसी हैं। लेवल पे करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे करते हैं और कुछ लोग बहुत ही कम लेवल पे करते हैं। जैसे मैं भी देखता हूँ कई सारे बिजनेस ओनर्स होते हैं, और ये देखा हूँ मेरे खुद बाजू में, यही इधर ही पे मैं देखा था, मेरे बाजू में किसी ने ऑफिस लिया था, बहुत सारा खर्चा किए, एकदम शानदार ऑफिस बना है, शानदार हर चीज़, प्रोडक्ट पे काम चल रहा है, टी शर्ट्स पे टी शर्ट्स बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बट वो बहुत जल्दी बंद भी हो गया। और मुझे तभी रियलाइज़ हो गया था कि यार ये लोग ग्राहक कैसे लाएंगे, मतलब खरीदेगा कौन, इसके ऊपर क्या है, आई डोंट, मेरे को अंदर से मेरे को पता नहीं था क्या वो लोग का चल रहा है, बट ऊपर ऊपर से मेरे को समझ में आ रहा था कि यार ये लोग वही वही गलतियाँ कर रहे हैं कि यार ऊपर ऊपर से जो इंपॉर्टेंट लगता है कि ऑफिस अच्छा है, इंटीरियर अच्छा है, वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, लेकिन ग्राहक कैसे आएंगे उस चीज़ पे इतना फोकस नहीं है। तो ये गलती है। और कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड भाई बताओ आप क्या गलती कर रहे कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड मैंने जो सबसे बड़ी गलती मुझे लगता है कि करी है, कि जब मैंने अपनी कंटेंट जर्नी स्टार्ट करी थी, दैट वाज बैक इन 2017 एंड दैट वाज नॉट, मैं प्राइमरीली कंटेंट नहीं क्रिएट करना चाहता था, मैं एक एडटेक कंपनी बनाना चाहता था जिसमें मैं सीबीएसई के 9-10th क्लास के कोर्सेज हो गए या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो आई लव कंप्यूटर साइंस, आई स्टिल लव कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैं अभी भी कोड करता हूँ कभी कभी जब मुझे मौका मिलता है, तो मुझे कोडिंग बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा अपने वो उन रूट्स के पास जुड़ना चाहता था। तो मैं उस समय जो कंटेंट क्रिएट कर रहा था दैट वाज रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस एल्गोरिदम, रेड ब्लैक ट्री कैसे बनाएं, बाइनरी ट्री कैसे बनता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को मैं कोशिश करता था जितना ईजी बना सके। उसकी मैंने वीडियोस बनाई थी, और सबसे बड़ी गलती मैंने ये करी कि जब वो वीडियोस चलने लगी ना, तो उस समय भी 2017 में 2 महीने लगे थे मेरी पहली वीडियो को उठने में यूट्यूब पे, मतलब ठीक ठीक है, स्लो बढ़ रही है, अचानक से उठनी शुरू हो गई। और 2 महीने के बाद मैंने छोड़ दिया था वो काम कि नहीं यार कुछ नहीं हो रहा, छोड़ दो, नहीं हो रहा यूट्यूब। और उसके बाद से जब वो चल गई, उसके बाद थोड़ा ऑन एंड ऑफ करके मैं बनाता रहा कंटेंट। तो अगर मैंने डेडिकेटेड एफर्ट मारा होता उस समय से आज तक, तो ये 1 मिलियन फॉलोअर्स तो कुछ नहीं है, तो अभी मैंने स्टार्ट करा है, तो आज मैं पता नहीं कौन से लेवल पे होता। तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने ऑन एंड ऑफ करता रहा उसको, और कभी भी मैंने उसको एज अ फोकस नहीं बनाया कि ये मुझे करना है, कंसिस्टेंट नहीं रहा मैं। और इस लेवल तक डीपली मैं उसके अंदर घुसा भी नहीं कि मैं हर चीज़ एनालाइज कर सकूं, उसको टाइम दे सकूं और देखूं कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। ये सब मैंने कभी नहीं कर पाया, क्योंकि वो हमेशा से एक वो साइड था कि चल यार ठीक है, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, प्रायोरिटी पे थोड़ा लिस्ट प्रायोरिटी में पे कम नहीं था। था। हाँ, तो और ये तो बहुत लोगों के साथ, मेरे साथ, सबके साथ ही होती है आई थिंक। हमें ना कई बार वो प्रायोरिटी समझ नहीं पाता है और उसको टाइम लगता है। आई थिंक वो एक ग्रोथ का फेज होता है भाई सबको, क्योंकि वो बाद में 5 साल बाद ही रियलाइज होता है कि अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट था। Exactly. क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन एट दैट मोमेंट हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट से ज़्यादा ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। बट वो फिर जजमेंट और जिंदगी हमें सिखा देती है कि नहीं, इससे ज़्यादा ये चीज़ भाई इंपॉर्टेंट देखो, था। 2 चीज़ें हैं हाँ। जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ये 2 ही चीज़ें हैं। एक है कंटेंट, उस पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगा, दूसरा है बिजनेस। नौकरी वोकरी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होती भाई पूरा पॉडकास्ट मैंने इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं सेम चीज़ पे बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है जिसको ना ये 2 चीज़ आ गई ना, वो बिल्कुल। बहुत खतरनाक है। एक कंटेंट में किंग बन जाओ ताकि बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास बहुत सारे बिल्कुल, लोगों को आप बिल्कुल। पहुंच सको ऑर्गेनिकली। बिल्कुल। लीड्स मतलब एड्स भी चलाना, वो तो एक तरीका है, बहुत हाँ। सारे तरीकों में से एक तरीका है, 4 तरीकों में से। बट अगर ऑर्गेनिकली भी आप लोगों को रीच आउट कर सकते हो, अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हो और साइड में आप धंधा क्रिएट कर सकते हो, मतलब एक मोनेटाइजेशन का तरीका, तो फिर भाई स्काई इज़ द लिमिट। आपको सिर्फ घुस के काम करना है, टीम बनानी है। और आई थिंक यही चीज़ मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ, इसीलिए डीबीसी पॉडकास्ट भी मैंने बनाया कि यार यहाँ पे इन लोगों को ये सिखाओ, या तो कंटेंट सीख लो या तो बिजनेस कर लो, सीख लो। दोनों में से दोनों सीख लो। दोनों एक्चुअली हाँ, ये भी मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, दोनों एक साथ सीखने मत जाना, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, बहुत सारे मूविंग पीस हो जाते हैं जो मुझे अभी भी संभालने मुश्किल होती है। बिल्कुल। एक चीज़ में पहले महारत हासिल कर लो, या तो बिल्कुल। कंटेंट में खतरनाक बन जाओ, या तो बिजनेस करना चालू करो, या एक पार्टनर रख लो, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स अगर वो कर सकते हो आप तो। हाँ तो लेकिन हाँ, ये दोनों चीज़ करो और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। एंड कंटेंट का तो मैं ये कहूँगा कि इवन बिजनेस का भी जितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हो ना भाई, कर दो। चाहे फुल टाइम मत दो, साइड में रखो। मैंने 1 मिलियन की फॉलोइंग, अभी 1 मिलियन क्रॉस नहीं किया है, लेकिन इतनी फॉलोइंग जो बनाई है वो मैंने जॉब के साथ बनाई है। या तो मैं शाम में आके शूट करता था जॉब के बाद, मतलब जॉब खत्म हो गई, या फिर सैटरडे संडे शूट करता था। और मैंने प्लंज नहीं लिया क्योंकि एक बार मैं लेके देख चुका था, जब मैंने 1.5 साल कुछ नहीं किया, कुछ कमाई नहीं करी, और वो कैसा फील होता है। तो बहुत लोगों को ये लगता है यार मैं कल जॉब छोड़ दूंगा, परसों से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दूंगा। भाई ऐसा मत करना, ये बहुत 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 बड़ी गलती है। आपको साथ में करते रहने की जरूरत है, और उस लेवल तक लेके आओ और तब जॉब छोड़ो।
कि जब आपको पता है कि यार अब ये मेरा कुछ बन चुका है एक बेस, और मैं Right. इसको अब इसको अलग लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, एग्जैक्टली राइट। बहुत लोग ऐसा नहीं सोचते मैं बस बनाना शुरू कर दूंगा, फोकस उस पर करूंगा तो मैं कल फट जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। राइट आपको एक लेवल तक लेके आना पड़ता है, उसके बाद आप जो आपका जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वो छोड़ दो। राइट अब दूसरा मेरे साथ क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स के पीछे हूँ, मतलब मैं एटलीस्ट 7-8 आइडियाज़ पे एग्जीक्यूट कर चुका हूँ और कुछ नहीं हुआ। एंड फिर एक ऐसा फेज़ आया था जब मेरे पास कुछ करने के लिए था ही नहीं, कोई आइडिया था ही नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए। तो कहता यार क्या करें, कंटेंट क्रिएट करते हैं, चलो यही कर लेते हैं, क्योंकि चल रहा है वो साथ साथ चल रहा है। मैं कहा चलो इसी पे फोकस कर लेते हैं, क्या करना है आगे चल के सोचेंगे। तो व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस फिलॉसफी कि यार आज का जो यूथ है, चाहे वो स्कूल पार ना कर पाया हो, एकेडमिक्स में प्रॉब्लम हो, उसके कुछ दिक्कत हो, कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया हो, कॉलेज ना मिल रहा हो, लेकिन अगर उसको एक सैलरी मिलनी या कहीं से कुछ कमाई मिलनी शुरू हो जाती है ना, तो वो कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाता। एटलीस्ट ये है कि मेरे को इतना आ रहा है, चाहे वो 10,000 रुपये महीना क्यों ना हो, मैं उसमें आगे बढ़ूँ। मैं 15,000 कैसे करूँ, मैं 20,000 कैसे करूँ, 25,000 कैसे करूँ। बट वो जो स्टार्टिंग की जो 10,000 मिलने वाली जो नौकरी है या जो भी प्रोजेक्ट्स है, वो सबसे मुश्किल होता है मिलना टू अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत लोग अच्छे कॉलेजेस से होते हैं, उनको प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर मेजोरिटी लोग नहीं होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा यार इसके अराउंड कंटेंट बनाना शुरू करता हूँ मैं, इन लोगों को सिखाता हूँ कि यार कैसे आप कमाई शुरू कर सकते हो, आगे वो अपने आप कर लेंगे, मुझे उन पर भरोसा है। तो बस ये थॉट था मेरा कोई थॉट नहीं था कि मैं इस पर बिजनेस कैसे करूँगा, क्या नहीं करूँगा, कैसे करूँगा। मुझे पता था ये सब मैं बाद में बिल्ड कर सकता हूँ, अभी ज़रूरी है कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना। वहाँ से स्टार्ट किया। तब मैंने आगे चल के देखा कि चलो ठीक है यार, अब मेरे इतने फॉलोअर्स बन गए एज अ कंटेंट क्रिएटर, अब इसके अराउंड बिजनेस मॉडल्स क्या क्या पॉसिबल है। तो आप एज अ कंटेंट क्रिएटर आप बीच में खड़े हो, आप यहाँ पे प्रोग्राम्स अपने बेच सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो, आप अपनी बुक्स निकाल सकते हो, रिलीज़ कर सकते हो, आप और प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, क्योंकि आपके पास लोग आएंगे अपने प्रोजेक्ट्स लेके, क्योंकि आपको वो एक्सपर्ट मानते हैं आपकी स्किल का। तो ऐसे ही आप अपने अराउंड, आप एज अ कंटेंट क्रिएटर एक हो, और आप अपने अराउंड डिफरेंट मोनेटाइजेशन सोर्सेज चैनल्स बनाते हो। राइट उसमें भी ज़रूरी ये है कि एक एक करके बनाओ। सब कुछ बनाने लग जाओगे तो कुछ भी अच्छे से नहीं होगा। एग्जैक्टली एंड फिलहाल मैंने आई हैव रिसेंटली लेफ्ट माई जॉब, अब मेरा फोकस सिर्फ 2 चीज़ पे है, और मैं एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा वो हूँ, मतलब मेरा माइंड बहुत ज़्यादा वो, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। ये भी गलती मैंने करी हुई है, उससे सीखा हुआ है, और अब मेरा फोकस बहुत क्लियर है। मैं 2 चीज़ों पे फोकस करूँगा, एक कंटेंट क्रिएशन पे और दूसरा अपने प्रोग्राम्स पे। जब इन दोनों को एक लेवल पे लेके आ जाऊँगा, अब चलो कंटेंट क्रिएशन एक लेवल पे है, लेकिन प्रोग्राम्स को भी अब मेरे को लेके आना है, प्रोग्राम्स को भी अब मैं उस लेवल पे लेके आऊँगा, तब मैं सोचूंगा अब यार मैं एक किताब लिखता हूँ, या मैं कुछ और, अब मैं प्रोजेक्ट्स लेने स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स मैं एक टाइम तक लेता था, फिर मैंने वो लेने छोड़ दिए। माई हार्ट इज़ नॉट विद दैट, मतलब मैं आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू कंसल्टिंग, मुझे हमेशा से कंसल्टिंग बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती रही है, और मैं नहीं जाना चाहता हूँ उस तरफ। बट इट्स अ बिजनेस, अगेन इफ़ यू लुक एट, अपने इमोशंस को साइड में रखो और बिजनेस को एज अ फिजिकल एंटिटी देखो कि भाई ये एक कुछ है, उसमें इमोशंस आपके इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपने बिजनेस में अपने इमोशंस इन्वॉल्व कर लिए, वो चाहे आपका बिजनेस हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, आपकी बर्बादी पक्की है। राइट तो उसको साइड रखो अपने इमोशंस को, और उसको बिजनेस को एज प्योर प्ले बिजनेस देखो, राइट तो वो चलेगा। राइट ये एक डिफरेंस मैंने नोटिस किया कई बार है ना, कंटेंट में आप जितना इमोशनल होकर कंटेंट बनाओगे ना उतना अच्छा है। मतलब ये डिफरेंशिएटर, हमने पहले कॉमन की बात की थी, ये एक डिफरेंस मुझे दिखता है कंटेंट क्रिएशन में। जितना इमोशंस, जितना आपको मतलब किक मिल गया, ये मस्त लग रहा है, उसको बनाओगे ना कई बार तो बहुत अच्छा कंटेंट बन जाता है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है। राइट बट बिजनेस में ऐसा नहीं है कि आज आपका बिजनेस में आपको डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन वो मतलब इमोशंस कैसे ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन बिजनेस ऐसा नहीं है। बिजनेस आपको स्टेबल चाहिए बिल्कुल कि आप प्रॉपर प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रॉपर मतलब हर चीज़ पेपर पे, हर चीज़ एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से हो। तो ये दोनों की डिफरेंसेस मैंने भी देखा है। बिल्कुल। मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। इंडिया जब वर्ल्ड कप हारी थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि यार ये क्या हो गया, हाँ, आज तो सब जीतना था। मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा था हमारी टीम के ऊपर। हाँ और जब वो मैच ख़त्म हो गया तो मैंने बहुत ही एक इमोशनली कुछ बोला था इंस्टाग्राम पे, एक रील डाली थी बना के, और उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं था, कुछ नहीं था, मैं बस अपने इमोशन शेयर कर रहा था। और उस समय मेरा अकाउंट कुछ खास व्यूज़ नहीं लेके आ रहा था, और वो वीडियो 1 लाख व्यूज़ कुछ घंटों में क्रॉस कर गई थी, कुछ घंटों में। और उसमें कोई 2 कैरेक्टर नहीं था, कोई एंगेजमेंट नहीं थी, कोई एडिटिंग भी नहीं थी, कोई उसमें कट्स नहीं थे। मैंने बस मोबाइल रखा और मैंने बोल दिया। आप डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट कर लेना भाई। वही एट देयर में बिल्कुल। बोले थे ना, वही एल्गोरिदम और बाद उस समय मेरी फीलिंग वही थी, और पूरे हिंदुस्तान की फीलिंग फीलिंग थी। वही थी। आप रिलेटेबल कंटेंट आपने बना दिया, Exactly. आपने अपने इमोशंस एज अ रॉ जैसे होते हैं वो डाला Exactly. लोगों को, और वो लोगों को हिट कर दिया। Exactly.
और ये चीज़ मैंने भी बहुत वही, इसलिए तो मैं बोला ना, इमोशंस कई बार है ना कंटेंट क्रिएशन में काम करते हैं, बट बिजनेस में ऐसा नहीं करना। क्योंकि बिजनेस में कंटेंट क्रिएशन में आपको लोगों से रिलेट करना है। हाँ। अगर आप रिलेट कर गए तो आपका काम हो गया। बिजनेस में आपको जरूरी नहीं है लोगों से रिलेट करना। आपको बिजनेस चलाना बहुत ही डिफरेंट स्किल है एज कम्पेयर टू कंटेंट क्रिएशन। दोनों बहुत डिफरेंट स्किल्स हैं। राइट। इसलिए एक सजेशन मैं तो यही लोगों को, यंगस्टर्स को यही दे सकता हूँ और देता भी हूँ कई बार, कि है ना, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आना ना, तो कंटेंट से चालू कर दो। बिल्कुल। बिकॉज चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, आप है ना साइड में कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, और लोग कर रहे हैं हर फील्ड में। मैं देख रहा हूँ गाँव में छोटे से छोटा एक बंदा, जो हमारा एक व्यूवर ही है, वो सब्जी बेचता है, उसके ऊपर कंटेंट बनाता है, उसको लाखों व्यूज़ आते हैं। और वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस ओनर देखोगे तो वो लोग भी पॉडकास्ट, वो लोग भी क्रिएट। इसका मतलब कोई एज लिमिट, रिलीजन, धर्म वर्म कुछ नहीं है। कंटेंट आप बनाओ, कोई भी फील्ड में कभी भी बना सकते हो। बिजनेस आप है ना चाहिए तो थोड़ा और, मेरे को लगता है बिजनेस में थोड़ी मेच्योरिटी ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू कंटेंट। तो स्टार्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं तो बोलूँगा कंटेंट चालू करो, उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ बढ़ेगी, आपको खुद ही, क्योंकि कंटेंट भी आपको काफ़ी मैच्योर बना देता है। तो कंटेंट क्रिएशन, फिर आप बिजनेस में जाओ और बिजनेस समझो। उसके जैसे आपने बोला ना, एक बार आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, एक बार अगर आपको लाखों लोगों ने देखना चालू कर दिया, आप एक सिंपल सा सर्वे कर सकते हो कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है। उनकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए आप उनके प्रोडक्ट क्रिएट करके दे सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, सर्विस बिजनेस कर सकते हो, खुद के प्रोग्राम्स रन कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें कर बहुत सकते हो सारी जो आपको मालूम भी नहीं होगा कि होती है। बिल्कुल। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे तो आपको अपने आप आइडिया, अरे यार ये भी तो कर सकता हूँ मैं। Right. या आपके पास लोग आएंगे कि यार तू ये मेरा प्रोडक्ट बेच दे, तो आपको लगेगा यार मैं अपना प्रोडक्ट बना लूँ या मैं अपना कोई पार्टनर कर लूँ। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें हैं। राइट भाई, आपने कभी मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? आप कभी ऐसा कुछ हुआ है इसके? आप मैंने ये सारी बुक्स द सीक्रेट वगैरह मैंने बहुत पढ़ी थी जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। एंड मैंने छोटे छोटे एग्जांपल्स पे ट्राई भी किया अपना ओकेजन्स पे। जैसे कि दिल्ली मेट्रो आ रही है, राजीव चौक है जहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, मेरे को यार मुझे इस पे सीट चाहिए। हाँ। और मैंने ट्राई किया कि यार सीट मिल जाए, मुझे सीट मिल जाए, और बाई चांस मिल भी गई थी सीट। हाँ, अच्छा। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस, यार ये तो बहुत सही है, मजा आ गया ये तो। हाँ। बट धीरे धीरे वो करके कहीं ना कहीं वो फेड ऑफ हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। बट आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि यस, आपको ये सोचना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या चाहिए। बट सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा भाई। जब तक आपके एफर्ट उस डायरेक्शन में नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। कुछ ऐसा हुआ है, कुछ बड़ा आपने सोचा था और फिर वो चीज़ आपकी लाइफ में हुई, ऐसा कुछ हुआ है क्या? बहुत चीज़ें हैं। 1 मिलियन फॉलोअर्स मेरे लिए अनथिंकेबल था एक टाइम पे। मैंने सोचा था यार कि मैं एक साल में 1 मिलियन फॉलोअर्स कर लूं, मेरा ऑब्जेक्टिव वो है। मतलब मैंने वो अगर अचीव कर लिया तो मैंने सब कुछ कर लिया। और फिर जब मैंने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा भाई 1 मिलियन छोड़ दो, मेरे 10,000 नहीं हो रहे। ठीक है, बट लगे रहो लगे रहो लगे रहो, फिर 1 लाख हुए, फिर मैं जोड़ता था। मुझे 3 महीने लग गए 1 लाख करने में, तो मेरे को 10 लाख करने में कितना टाइम लग जाएगा, हिसाब लगाया इतने महीने लग जाएंगे। चलो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी हो गई तो तब भी इतना टाइम लग जाएगा, 2-3 साल वट एवर लग जाएंगे। कहा यार बहुत स्लो है बहुत स्लो है, बट लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, एंड अल्टीमेटली हो गया वो। 4 लाख फॉलोअर्स पे मैं 3 महीने अटका हुआ था। 4 लाख, लाइक 3 to 4 लाख के अराउंड में अटका हुआ था, नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। अचानक से एक वीडियो आई, फट गई, 4 लाख से उठा के 8 लाख पटक दिया उसने। राइट, होता है वही, कंसिस्टेंट रहोगे तो। कंसिस्टेंट रहोगे आप। अब मैंने सोचा था कि मुझे जाना है तो मैं कर पाया। बहुत लोग होते हैं जो कि ये नहीं सोचते, सो चल यार कंटेंट बनाना शुरू करते हैं, फट जाएगी, ठीक है फट जाएगी, उसका क्या लिमिट है। अब मैं उस समय जब मैं अपने इंटर्न्स को हायर कर रहा था, वीडियो एडिटर्स को हायर कर रहा था, तो मैं बोलता था कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव है, उनको बोलता था 1 मिलियन फॉलोअर्स पे जाना है, चाहे वो हंसे मेरे ऊपर, चाहे कुछ भी हो। मतलब मैंने जो पहला वीडियो एडिटर हायर किया तब मैं 1000 फॉलोअर्स पे भी नहीं था, तब से मैंने हायर किया हुआ है। और मैं उसको बोलता था भाई मुझे 1 मिलियन फॉलोअर्स पे जाना है। कहता ठीक है सर बोल रहे हैं, ओके, क्या इनको क्या टोकूं मैं। ठीक है। और आज जब मैं हायर करता हूँ लोगों को तो उनको बोलता हूँ मैं 10 मिलियन फॉलोअर्स पे जाना है मुझे, क्योंकि एक लेवल पे आ गए, अब अगला लेवल। राइट, आई थिंक ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है ना कहीं क्या काम करता है नहीं करता, एटलीस्ट विजन आपको दे देता है। विजन दे बहुत देता है। और विजन, कोई भी बड़ा काम करने के लिए आपको विजन चाहिए ही चाहिए। जब तक आप विजन, देखो एवरीथिंग हैपेंस ट्वाइस बोलते हैं ना वर्ल्ड, वंस इन योर माइंड एंड देन इन रियलिटी। डेफिनेटली। तो वो कैसा है कि अगर आप विजन देख रहे हो, और मैं कितने सारे एग्जांपल्स आजकल देखता रहता हूँ, रील्स पे ही आता रहता है, कई सारे सेलिब्रिटीज़ लोग ये करते हैं। मैंने सोची थी कि मैं इसके साथ फिल्म करूंगी, इसके साथ शादी करूंगी, और हो गई। मतलब मैं देखता हूँ ऐसा प्रैक्टिकली, हाँ वो लोग विजन कहीं ना कहीं वो देखते हैं, और फिर वो लोग उसके, और क्योंकि विजन है तो मतलब दिमाग उसकी तरफ जाता भी ज़्यादा है। इसके पीछे एक साइंटिफिक टर्म भी था, मैं नाम भूल गया, वो ब्रेन में एक हिस्सा रहता है जो हमें बोलते हैं ना, अगर आपने एक आईफोन खरीद लिया तो आपको हर जगह आईफोन दिखने लगता है, या फिर आपने रेड कार ही खरीदी तो हर जगह दिखने लगता है। राइट, दैट इज ट्रू। तो वो हमारा ब्रेन हमको है ना, मतलब वो विजन आपने देख लेना इतना चाहिए, तो वो आपका ब्रेन आपको उस तरीके मतलब वो फोकस करेगा कि यही कर गाड़ी की तरफ, या फिर वो 1 मिलियन कैसे आ सकता है, और फोकस कर देगा। बिल्कुल, तो इस तरीके से तो मैंने देखा वो कई बार काम करता है, मेरे लिए भी कई बार इस चीज़ ने काम करी है। चलो भाई, नेक्स्ट चीज़ और इंटरेस्टिंग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि एक रहता है क्वेश्चन कई बार, जैसे यूथ हमारा, ज़्यादातर हमारी ऑडियंस यंग ही है, तो आपको क्या लगता है कौन से 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो आज के टाइम पे लोगों को सीखना चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई सेल्स।
सेल्स। तुमने सेल्स करना सीख लिया ना, हाँ तुम कभी गरीब नहीं मरोगे, एक बात। हाँ दूसरी, तुम्हें कोई और स्किल आती हो ना आती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। क्योंकि तुमको अगर क्लाइंट लेना आता है या प्रोडक्ट बेचना आता है, तो तुम प्रोडक्ट बनवा भी लोगे किसी और से, या सर्विस करवा भी लोगे क्लाइंट को किसी और से, क्योंकि जिससे करवाना है उसको भी तुम्हें बेचना ही है। एज एन एंटरप्रेन्योर या इवन एज एन एम्प्लॉय, अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको सेल्स आनी चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ सेल्स कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को नहीं करनी होती, आपको अपने कलीग्स को, अपने सीनियर्स को, अपने बॉसेस को, इवन अपनी फैमिली को बेचना पड़ता है। यार आज ये रेस्टोरेंट जाएंगे, वो वाले नहीं जाएंगे क्योंकि ये सस्ता है, शायद इस पर जोमेटो का वो कूपन लग जाएगा, ठीक है, क्यों इस पे जाना है, हम पिछली बार कहते नहीं यार ये तो बहुत बढ़िया है। तो अगर आपने सेल्स की स्किल को अगर मास्टर कर लिया तो उसका और कोई मुकाबला नहीं है, आप गरीब नहीं मरोगे। दूसरी चीज़ जो आज के टाइम पे करंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है कंटेंट क्रिएशन। मैं तो कहता हूँ भाई कंटेंट क्रिएशन को स्कूल के सिलेबस में डाल दो, क्योंकि ये आपको ऐसी रिकॉग्निशन दे सकता है और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है जो कि आपको पहले कहीं मिल ही नहीं सकती। आप चलो सेल्स करते हो, आपने एक लेवल तक अपना बिजनेस बना लिया, उसके ऊपर क्या, लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो और आपके पास एक ऑडियंस बेस है जो आपको देखना चाहती है, सुनना चाहती है, बड़े बड़े लोगों के पास आप जा सकते हो, उनका एक्सेस आपको खुल जाता है। अब बिकॉज मेरे फॉलोअर्स इतने हैं तो मेरा एक्सेस बहुत सारे ऐसे लोगों तक है जो पहले मेरे से मिलते नहीं, मुझसे बात नहीं करते। अब मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे बात करूंगा, मेरा जो भी काम होगा या उनका काम होगा, उनसे नेटवर्किंग करूंगा और अपने को आगे बढ़ाऊंगा। आपका सोशल स्टेटस कहीं ना कहीं ये बढ़ा देता है, 100% आपका बढ़ा ब्रांड देता है, बढ़ा देता है। ब्रांड बढ़ा देता है, बहुत सारे ऐसे लोगों को खोल देता है। आज मेरे को फॉर एग्जांपल मिस्टर अंबानी मुझे बिल्कुल वो नहीं करेंगे, ठीक है, बट कल को अगर मैं 50 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंच जाऊंगा और मैं उनके साथ मीटिंग करना चाहूंगा तो शायद वो मेरे साथ मीटिंग कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि हिंदुस्तान में वन ऑफ द टॉप 10 कंटेंट क्रिएटर हो, तो भाई आपसे लोग मिलना चाहेंगे, एग्जैक्टली। राइट। तो वो एक अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। तो कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बेसिक सीखने की, वीडियो एडिटिंग वगैरह छोटी छोटी चीज़ें, एंड कैमरा पे कॉन्फिडेंटली बोलना। आगे चल के दुनिया पूरी वर्चुअल ही होने वाली है भाई, तो जब तुम कैमरे पे नहीं बोल सकते हो तो तुम ऑफिस में भी अपने कैमरे पे नहीं बोल सकते हो ढंग से। अपने बॉस को कैसे एक्सप्लेन करोगे, कॉन्फिडेंस चाहिए। अपनी टीम को कैसे एक्सप्लेन करोगे, कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर कंटेंट क्रिएशन आता है, आप कैमरे के सामने कंफर्टेबल हो बोलना, तो भाई वो सारी मीटिंग्स कंडक्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है, राइट। तो दूसरी ये एक स्किल है। तीसरी स्किल जो मैं सोचता हूँ आज के यूथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है भैया पैसे को मैनेज करना। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं, भतेरो एग्जाम्पल हैं। सैलरी है 15,000 की, लेकिन आईफोन लेंगे, EMIs पे लेंगे, जिसमें से 10,000 की EMI तो वो आईफोन की भर रहे। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारे टाइम पे इस समय इतने ज़्यादा फिनटेक ब्रांड्स हैं जो अपने को फिनटेक कहते हैं और जो माइक्रो लोन्स बेचते हैं हमारे पूरे यूथ को, और इन सबको बेसिकली पूरे यूथ को वो डेट में डाल रहे हैं अभी से। उनका प्रोडक्ट बिक रहा है, वो खुश हैं, उनके इन्वेस्टर खुश हैं, प्रोडक्ट बिक रहा है, बट यूथ को आज से ही डेट की आदत लग गई भाई। वो अपना पूरा जीवन डेट में काटने वाले हैं, जस्ट बिकॉज कि वो आज वो आईफोन के लिए डेट दे सकते हैं, तो वो कल को पता नहीं कितनी चीज़ों के लिए डेट में रहेंगे। वो एक आदत भी बन जाती है ना, आदत बन जाती है, और इसी डेट की वजह से आप आगे चल के अगर आपको जो आपके मन का करना चाहते हो वो कभी नहीं कर पाओगे। मैं आज अपनी जॉब छोड़ पाया हूँ, ऑब्वियसली एक फैमिली वो तो है ही, बैकग्राउंड अपना सपोर्ट तो है ही, बट मैं डेट फ्री हूँ भाई। ना मेरे पास गाड़ी की EMI है, ना मेरे पास फ्लैट की EMI है, ना मेरे पास मोबाइल फ़ोन की EMI है। मैं वही चीज़ खरीदता हूँ जो कि मुझे पता है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। EMI पे मुझे कुछ नहीं लेना, चाहे कितना अच्छा हो। मेरे पास भी मैंने भी ऐसी वीडियोस बनाई है कि अच्छा आपको गाड़ी लेनी है, आप EMI पे ले लेते हो और वो वाला पैसा आप इन्वेस्ट कर देते हो, तो आप फ़ायदे में रहोगे। बट वो आप तब करो ना जब आपके पास वो पैसे इन्वेस्ट करने को अदरवाइज पड़े हुए हैं, आपने इन्वेस्ट कर दिए, फिर आपने EMI भी ले ली, कोई बात नहीं। लेकिन लोगों के पास वो पैसे नहीं होते, EMIs पे लेते हैं। भाई EMI पे लोग घूमने जा रहे हैं, भाई इतना क्या जरूरी है भाई घूमना? मत घूमो ना, थोड़ा सा काम कर लो, पैसे जमा कर लो, फिर घूम लेना। राइट राइट। नहीं, आई थिंक ये तो मैंने कई सारी फाइनेंशियल रिलेटेड बुक्स में डालता रहता हूँ, सीकेन पे भी कई सारे ऐसे वीडियोस इसके ऊपर मैंने कई बार बातें की। मिडिल क्लास ट्रैप आजकल काफ़ी फेमस भी हुआ है, ये वर्ड काफ़ी चलता रहता है। मिडिल क्लास ट्रैप में यूजुअली यही लोग करते हैं, लोग जो है उससे ज़्यादा दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए कई बार ये हो जाती है। जेन्युइनली कई बार मेरे को नहीं लगता लोगों का इतना मन भी करता है जितना लोगों को सिर्फ दिखाने का मन करता है कि मेरे पास ये चीज़ है, और उसकी वजह से कई बार लोग फंस जाते हैं। और आप बहुत अच्छा एग्जांपल हो कि यार ये फंसने की वजह से कई बार प्रॉब्लम, जैसे कि अगर आपको ऊपर बहुत सारे EMI होते तो आई डोंट थिंक सो आप इतने फ्रीली अपनी जॉब छोड़ पाते हैं। पॉसिबल ही नहीं ये है। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी भी वही बोलते हैं ना कि एक रैट रेस में फंस जाते हो आप। बिल्कुल आप बिल्कुल कमाते हो क्योंकि आपको कर्जा उतारना है, फिर आप कमाते हो, फिर कर्जा उतारना, फिर वो और वो बढ़ता रहता है कई बार, क्योंकि आप और कर्जे भी लेते जाते हो। बिल्कुल आपको लगता है क्योंकि आदत बन गई कि भाई हो सकता है तो हो सकता है, तो और वो एक बहुत गंदा डेट
डेट में आ जाते हैं हम। सो अभी इंडिया में ये चीज़ नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी यूएस में। यूएस में लोग पीपल आर लिविंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स, राइट, एग्जैक्टली। एंड दे आर नॉट एबल टू पे देयर क्रेडिट कार्ड्स, जो भी बैलेंस उनको रीपे करना होता है उस पर जी रहे हैं, उसी डेट में जी रहे हैं। अभी इंडिया में थैंकफुली ये नहीं है, बट शायद ये हो जाएगा। नहीं होगा, जैसे जैसे मुझे लगता है ना कि ये मार्केटिंग ऐसे, अभी अगर हम लोग थोड़े से समझदार बने, हमको सीखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कई बार वेस्टर्न लोगों को देख के हम ब्लाइंडली उनको फॉलो करते हैं, उनके कल्चर को या उनके लाइफस्टाइल को, बट वो सही नहीं है, ना सस्टेनेबल है इंडिया के लिए, और वो लोग कई चीज़ें गलत कर रहे हैं। हमको उनकी गलती से सीखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली ना वो लोग काफ़ी स्मार्ट भी है बिजनेस पर्सपेक्टिव से। बिजनेस मुझे लगता है धंधा वो लोग से सीखना चाहिए, लेकिन कंज्यूमर बनना उनसे नहीं सीखना चाहिए मेरे हिसाब से। जो लोग कई बार उन लोगों ने अपना पूरी बना के रखी हुई है अपनी, ज़्यादातर उनकी जो ऑडियंस है, जो लोग हैं वो लोग, तो वो कंज्यूमरिज्म इंडिया में मुझे लगता है लेकिन बढ़ेगा ही, अनलेस हम जैसे लोग और लोग अगर ये चीज़ के बारे में बार बार एजुकेट करते रहे लोगों को, और कुछ समझदार लोग इस चीज़ को बाकी सबको भी समझाते रहे कि ये सब प्रॉब्लम नहीं क्या है ना करना है। जीशान, हम जो बोल रहे हैं आप और मैं, हम ऑर्गेनिकली बोल रहे हैं। कम, हाँ, हम हमारी शेयर ऑफ वॉइस इसको बोलते हैं, उतनी ज्यादा नहीं है मार्केट में, क्योंकि हम ऑर्गेनिकली बोल रहे हैं। राइट, कंपनी जिनके पास भतेरो फंडिंग है, $1 बिलियन वैल्यूएशन लेके बैठी है, उनके पास पैसा ही पैसा है राइट, ये बोलने के लिए लोगों को, भाई ईएमआई पे लो ना फोन, तुम ले क्यों नहीं रहे हो? Right, तुम्हारी जॉब लग गई है, तुम्हारे पास आईफोन होना चाहिए। राइट। ये बहुत सही बात है, इसलिए ना वो तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत इसलिए। ज़्यादा। अभी जैसे मेरे को भी कितने सारे अभी भी मेरे को आते रहते हैं स्पॉन्सरशिप, मैं नहीं करता हूँ, लेकिन वो ज़्यादातर लोन्स, इंश्योर, ये सब चीज़ों के ही आते हैं, जिसमें मैं इतना बिलीव नहीं करता हूँ, बट मैं वो नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर मेरा वो उतना बिलीव स्ट्रांग नहीं रहता तो मैं कर देता, क्योंकि उसमें बहुत मोटा पैसा है और वो लोग ये सब चीज़ें करने बोलते हैं, आई थिंक सो। अब मेरे पास ईशान इतने आते हैं, रोज आता है एक ब्रांड जो कहता है भाई मेरे को प्रमोट कर दो, और वो क्या करवाते हैं, बेटिंग करवाते हैं। हाँ, बैटिंग मैं कहता हूँ यार मैं लोगों को सिखा रहा हूँ कि तुमको कमाना कैसे है, और सही डायरेक्शन में मेरा फिलॉसफी स्टार्टिंग से क्या है कि सही डायरेक्शन में लेके आऊँ। मैं तुम्हें कैसे बैटिंग में प्रमोट कर दूं? मैं तुमको राइट, पैसे दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, अच्छी बात है, और बड़े बड़े क्रिएटर्स उनको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी फिलॉसफी डिफरेंट है भाई, वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं करूँगा। राइट, ये चीज़ मैंने नोटिस किया, हम इन्फ्लुएंसर्स में ना ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी लगती है, मतलब इन्फ्लुएंसर्स में भी बहुत सारे लोग हैं, बट कुछ ज़्यादातर काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स मैंने देखा जो लोग स्टैंड लेते हैं, तो वो चीज़ मेरे हिसाब से अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। हम लोगों को और स्टैंड लेना चाहिए और इसके बारे में और कम्युनिकेट करके बताते रहना चाहिए। स्टैंड अगर लोगे नहीं तो इन्फ्लुएंसर बनने का फायदा ही क्या है? अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का, तो उसको यूज करो, उसको लेवरेज करो। जो आपकी थिंकिंग है, मैं कहता हूँ चाहे नेगेटिव थिंकिंग क्यों ना हो, उस तरह से लेवरेज कर लो भाई, उस तरह से यूज कर लो, राइट, बट एटलीस्ट कुछ तो करो। नहीं तो आपके पास 1 मिलियन हो गए, 10 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, एट द एंड ऑफ द डे क्या है, नंबर ही तो है ना, वो क्या फर्क पड़ता है उससे? आप प्रमोट करते रहो जितने मर्जी प्रोडक्ट, लेकिन अगर आपके बिलीफ आप शेयर कर सकते हो लोगों से, और उनको भी सेम फील करा सकते हो, सेम बिलीव्स उनके क्रिएट करा सकते हो, तो उसके बराबर फिर और कुछ नहीं है। और राइट, आई थिंक ये तो चलो एक फिलोसॉफिकल और एकदम एक सिर्फ अच्छे बनने वाली बात भी नहीं है मेरे हिसाब से ना। ये वाली जो बात है वो एज अ कंटेंट क्रिएटर बहुत अच्छी बात है। ये एक्चुअल में आपको ना एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनने में भी हेल्प करेगा, और आपको ना एक अच्छी फॉलोइंग बनाने में भी हेल्प करेगा। बिल्कुल। जो लोग भी ना ऐसे स्टैंड लेके कुछ चीज़ें बोलते हैं ना, लोग उनको कई बार पसंद भी बहुत ज़्यादा करता है। सो मैंने इसी चीज़ के लिए मैंने देखा यार कि लोगों, मतलब मेरा बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बचपन से रहा है, और बहुत बिजनेस गुरूज हैं हमारे यूट्यूब पे जो भाई बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाते रहते हैं यूट्यूब का, और बोलते रहते हैं देखो मैं कितनी बड़ी गाड़ी में घूम रहा हूँ, मैं प्लेन में घूम रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। मैंने लोगों से भाई साफ साफ कहा, इंस्टाग्राम पे ऑब्वियसली ऐसा कंटेंट चलता नहीं तो मैंने बोला नहीं कभी, बट मैंने यूट्यूब एक चैनल स्टार्ट किया व्लॉगिंग, जिसमें मैं कर रहा हूँ, और उसमें मैं उनको अपनी जीरो से जर्नी स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ कि देख भाई मैं बिजनेस आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और देख मैं क्या क्या मेरी चैलेंजेस हैं। मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, देख ले मेरा घर, मैं छत पे बैठे काम कर रहा हूँ, और इतना गंदा बैकग्राउंड है जीशान, शायद आप भी कह दोगे भाई ये कहाँ कर रहा है, कम से कम कुछ अच्छा बैकग्राउंड तो ले लेता, राइट? लेकिन मैं क्योंकि एकदम जेन्युइन चीज़ उनको दिखाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ गंदा है तो है, मेरे टेबल पे सामान फैला हुआ तो फैला हुआ है, मैं उसको समेटूंगा नहीं, क्योंकि भैया एक बिजनेस ओनर की टेबल ऐसी ही दिखती है, ठीक है, फोटो में जितना मर्जी वो चमका ले। तो तुम ये देखो और देखो कि मैं कैसे कैसे एक लेवल बढ़ रहा हूँ। मैंने आपके साथ यहाँ पे आया मैं पॉडकास्ट करने के लिए, इसका मैं ऑलरेडी 3 हफ्ते पहले दिखा चुका हूँ लोगों को व्लॉग में कि मैंने आपको रीच आउट कैसे किया था, और मैंने उनको बताया कि भाई अगर तुम्हें किसी को भी रीच आउट करना चाहे, तुम्हारे क्लाइंट्स हो या तुम्हारे ऐसे कोलैबोरेटर्स हो, उनको इस तरीके से रीच आउट करते हैं। देखो मैं बैठ के कर रहा हूँ, देखो मुझे रिस्पॉन्स आया, मैंने आपका नाम नहीं लिया था उस समय, लेकिन देखो मुझे रिस्पॉन्स आया, एंड आई एम हियर ओनली बिकॉज ऑफ दैट एफर्ट दैट आई मेड देयर, राइट? तो मैं व्लॉग से वो पूरा बिजनेस का डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और लोगों को ये नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई बहुत ही ग्लैमरस लाइफ होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम व्लॉग देखो भाई, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि क्या लाइफ है मेरी, कहाँ मैं भाग रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, राइट? नहीं, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। आई थिंक गैरी वेनरचक भी इस चीज़ के बारे में बोलते हैं, लॉन्ग
टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए। बिल्कुल, शॉर्ट बिल्कुल। टर्म में तो आप दिखावा कर लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कई बार आप फंस जाओगे। और ऐसा कई सारे मैंने देखा इन्फ्लुएंसर्स का तो हो भी रहा है, जो दिखावे के चक्कर बिल्कुल। में बहुत गाड़ियाँ ये सब शो बिल्कुल, ऑफ बिल्कुल। करते हैं, फिर लेकिन That लोग is not ऑडियंस sustainable. लेकिन ऑडियंस को मालूम ही पड़ जाता है कि ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, फेक ऐसे ही है, है, और हाँ। न्यूज़ आके सच्चाई सामने आई जाती है। तो बेटर भी ऑथेंटिक, और ऑथेंटिसिटी मैं भी सच बोलूँ तो मैं भी प्रमोट करता हूँ भाई, जितना ऑथेंटिक हम रह सकते हैं ट्राई करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। अब एकदम 100% भी नहीं रह सकते, इसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं है कि हम 100% 100% रहोगे अभी तो मैं शायद आप कुछ चलेगा ही नहीं आपका काम। हाँ, एक बैलेंस रख के चल के हमें ना, बिल्कुल। लेकिन जितना आइडियली ट्राई करना चाहिए, जितना ऑथेंटिक रह सकते हैं वो रखना चाहिए। वो मेरा भी एक फिलॉसफी एंड है। हर चीज़ का फॉर्मेट है। आपको ऑथेंटिक रहना है तो आप यूट्यूब पे रह लो, उससे बढ़िया आपको ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म नहीं कोई मिलेगा जहाँ पे आप रह सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप एकदम ऑथेंटिक नहीं रह सकते हो कि कोई आपकी वीडियो नहीं देखेगा। अब अगर आपसे सामने बैठ के एक नॉर्मल सी टी शर्ट घर वाली बैठ के कंटेंट बना रहे हो, कौन देखना चाहेगा? कोई नहीं देखना चाहेगा आपको, राइट? तो अलग अलग फॉर्मेट है। आप इंस्टाग्राम को आप अलग ढंग से यूज़ करो, यूट्यूब को आप अलग ढंग से यूज़ करो, ट्विटर को आप किसी और ढंग से यूज़ करो, वही बात है। अच्छा, एक और चीज़, मैं आपके पॉडकास्ट पे हूँ तो इसलिए बोलना चाहूँगा, बहुत लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन रहता है। रिसेंटली मुझे और भी लोगों ने कहा कि यार मेरे को कंटेंट क्रिएट करना शुरू करना है, या मैं कर चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आता कौन सा नीश पे क्रिएट करूँ, इस पे जाऊँ उस पे जाऊँ, मुझे तो सब कुछ आता है, और ये मेरी भी प्रॉब्लम रही है। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आप कंटेंट क्रिएट करना शुरू करते हो, जो कुछ करना चाहते हो, कौन सी भी नीश दिमाग में आ गई जो तुम्हें अभी करंटली तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है, उस पर शुरू कर दो। ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है कि तुम अपना नीश नहीं बदल सकते हो। मैंने अपना जब कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया था तो मैंने फ्रीलांसिंग से किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि फ्रीलांसिंग यूथ के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, जिसमें उनको कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, एक लैपटॉप से काम हो जाएगा, ठीक है, बस सेल्स कुछ स्किल्स चाहिए, वो मैं सिखा दूंगा, राइट। ठीक है। 2 लाख फॉलोअर्स तक पहुंचे, कैप हिट कर गए, मुझे लगा यार अब ग्रो नहीं कर रहे, क्योंकि मेरा टॉपिक जो है वो कुछ ही एक पर्टिकुलर लोगों से स्पीक कर रहा है, विच इज़ फ्रीलांसिंग। मैंने कहा अपने टॉपिक को बढ़ा देते हैं, वाइड कर देते हैं, टेक बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, फाइनेंस बनाना शुरू कर दिया, अलग अलग चीज़ों में घुस गए। आज के टाइम पे मैं जनरल कंटेंट बनाता हूँ, मैं हर नीश का कंटेंट बनाता हूँ, स्टिल मेरे पास फॉलोअर्स हैं। और ऐसा नहीं है कि फॉलोअर्स हैं तो वो अनफॉलो कर रहे हैं, अनफॉलो करते रहते हैं लोग, राइट, बट स्टिल फॉलोअर्स हैं, तभी तो यहाँ तक पहुँचा ना, और आगे और जाऊँगा। तो अगर आप एक वो नीश, एक वर्ड हमें दे दिया गया है, उसको लेके अगर आप रो रहे हो और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और फिगर आउट करने में लगे हुए हो, तो उस पर मत टाइम वेस्ट करो, राइट, आगे बढ़ो। आई थिंक है ना, ये नीश वाली चीज़ को भी मैंने कई सारे स्टूडेंट्स में देखा अपने, वो लोग ना एक एक्सक्यूज़ बना देते हैं कि भाई नीश नहीं मिल रहा है, नीश नहीं मिल रहा, नीश नहीं मिल रहा, नीश नहीं मिल रहा। और मैं भी लोग को बोल कई बार थक जाता हूँ ये चीज़ ही, कि भाई जो समझ में आ रहा है वो बनाना स्टार्ट करो। और उसके ऊपर एक और एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करो। आपने जैसे नॉर्मल डायरी, पहले के ज़माने में लोग अपनी डेली डायरी लिखते थे, आप वीडियो डायरीज बनाना स्टार्ट करो। डेली आपकी लाइफ में जो हो रहा है अच्छा बुरा, उसके ऊपर वीडियो बनाओ। इससे आपकी एडिटिंग स्किल, आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल, आपको 10 चीज़ें सीख जाओगे, और बनाते बनाते आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि शायद यार ये चीज़ में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन है ना, आप जब तक स्टार्ट ही नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ नीश वाली चीज़ को तो एक्सक्यूज़ की तरह कभी मत यूज़ करो, चालू कर दो, जो समझ में आता है वो बनाओ, कुछ टाइम बाद खुद ही क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो ही जाएगी। 2 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था अपने इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना, तब मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था, सिर्फ डॉक्यूमेंट करना। मुझे नहीं पता क्या चलेगा, मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है, मेरे ज़िंदगी में जो हो रहा है मैं वो आपको शूट कर रहा हूँ और आपको डाल रहा हूँ अपने उस पर। वहीं से स्टार्ट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे और दिमाग चलना स्टार्ट किया। तो एक वो फर्स्ट स्टेप लेना बहुत ज़रूरी होता है। हम बड़े बड़े क्रिएटर्स को देखते हैं और देखते हैं वो कहाँ पे हैं, कैसे हैं, उनकी वजह से डिमोटिवेटेड फील करने लग जाते हैं कि यार मैं कैसे करूँगा, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। लेकिन स्टार्ट करने से ज़रूरी और कुछ नहीं है, उनको देख के आप बैठे रह जाओगे। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और प्रॉब्लम होती है, भाई वीडियो डाल दी, चल गई, बहुत बढ़िया, मजे आ गए, अब प्रेशर ले लिया अपने ऊपर कि दोबारा वीडियो बनानी है, फिर ऐसी बनानी है भाई कि एकदम मचा दे वो, राइट। और उस चक्कर में बैठे हुए हैं हम लोग कि यार कैसे बनेगी वो वीडियो, कैसे बनेगी, और अंदर से कुछ ऐसा लगता है कि कुछ खा रहा है आपको, वैसी वीडियो नहीं बन रही यार, वैसी वीडियो नहीं बन रही यार। तो उस फीलिंग को छोड़ना और अपने को डिटैच करना उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है यार, एक वीडियो बन गई, बहुत अच्छी चली गई, दोबारा फिर वो वीडियो बनेगी, बट एकदम आप सोच के बैठ जाओ कि यार मेरे को वैसी ही बनानी है और एकदम वो चल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। राइट, एग्जैक्टली, इट टेक्स टाइम, नथिंग इज सर्टन, स्पेशली ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में तो और ही सर्टन नहीं है, भले से आप कितने भी अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो, बिजनेस में सर्टेन नहीं है, कंटेंट क्रिएशन में सर्टेन नहीं है, लाइफ में सर्टेन नहीं है भाई। में सर्टन नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आज यहाँ पे मुंबई में आपके साथ बैठा हूँ और मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था, फ्रैंकली स्पीकिंग। और मैंने अभी भी बहुत चीजें नहीं सोची जो आज से 2 साल बाद मेरे साथ होंगी शायद। राइट, नोबडी कैन थिंक अबाउट नहीं कर दिस, सकते, नहीं कर सकते भाई। वैसे तो बहुत मज़ा आ रहा है, हम चाहिए तो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम बात करने जाएंगे तो पूरा दिन बात कर लेंगे। बिल्कुल। लेकिन कोई फाइनल पीस ऑफ एडवाइस अगर आप देना चाहोगे यूथ को या फिर हमारे व्यूअर्स को, फैमिली को? भाई एडवाइस यही है कि मेहनत करो, ठीक है, समझ नहीं आ रहा किस डायरेक्शन में करो, वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि मेहनत करना स्टार्ट करो। मेहनत करते हो ना आप, किसी भी डायरेक्शन में करते हो, मैं कहता हूँ कि आप फावड़ा लेके जो है ज़मीन खोदने लग जाओ, बट वो मेहनत आपको
मे भी अभी डायरेक्शन नहीं मिल रहा, आगे चल के आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, और तब वो मेहनत जो आप कर सकते हो, जिसका आपने स्टेमिना बिल्डअप किया हुआ है, वो आपको तब हेल्प करेगी। बहुत लोग होते हैं यार कि यार मेहनत तो जो है हमारे किसान भी करते हैं, मेहनत तो हर आदमी करता है, बट क्या वो अमीर हैं, या क्या वो कंटेंट क्रिएटर हैं, क्या उनके पास बहुत सारे वो हैं? नहीं है, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट उनको मेहनत करना आता है। राइट। मैंने अपनी जर्नी से क्या सीखा है, अपने एमबीए से, अपनी इंजीनियरिंग से, अपनी जॉब से, कि मैंने मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, और बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल मेहनत नहीं करी और मेरे से बेटर परफॉर्म करते थे, बट दैट इज ओके, वो उनका वो है, वो मेरा यूनिक वो नहीं है, मैं मेहनत कर सकता हूँ। राइट। आई थिंक इसके ऊपर है ना भाई, यही मैं बोलना चाहूँगा ना, मेहनत है ना एक बैर मिनिमम रिक्वायरमेंट है सक्सेस के लिए। एटलीस्ट अगर आप लोग स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपके डैड अगर करोड़पति लोग हो, आप लोग का ऑलरेडी किसी और ने आपके बिहाफ में मेहनत करके फाउंडेशन दिया है तो अलग बात है। लेकिन अगर आप लोग हम्बल बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हो, जीरो स्टार्ट है, तो वो मेहनत आनी ही आनी चाहिए, वो करना ही पड़ेगा, वो बैर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। फिर मेरे हिसाब से एक चीज़ और आप जो आगे स्टेप ले सकते हो वो ये है कि यार आप किसी मेंटर को ढूंढो, बुक पकड़ो, कोर्सेज करो, सेमिनार्स में जाओ, सीखो। मैं नहीं बोल रहा आप कोर्सेज ज़रूरी भी नहीं, मैं नहीं बोल रहा मेरा किसी का कोर्स मत खरीदो, लेकिन है ना सीखो। जो ऑलरेडी उस फील्ड में 10 साल आपसे 15 साल आगे है ना, उससे डायरेक्शन लेने की कोशिश करो कि भाई जहाँ मैं हाथ फावड़ा मार रहा हूँ, क्या वहाँ सोना निकलेगा कि नहीं। तो जिसने ऑलरेडी मतलब वो सोना जिसको मिल चुका है, वो थोड़ा तो आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा, नहीं भाई यहाँ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे मेहनत कर। तो ये एक सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ करो, मेहनत तो बैर मिनिमम, सच बोल रहा हूँ, रिक्वायरमेंट रहेगी, वो रिक्वायरमेंट करो पूरी, उसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, बट हाँ, सही डायरेक्शन में भी आप, और आप मेहनत करते रहोगे ना, आपको लोग तो अपने आप रिकग्नाइज मिल भी जाएंगे। करते हैं। आपको कई खुद बार लोग रिकग्नाइज करने लग जाते पहले हैं। तो आपको यही नहीं पता होता कि यार कि मेरे को किसी की हेल्प की जरूरत भी है क्या, हाँ। क्या मैं जो कर रहा हूँ वो गलत भी कर रहा हूँ, सही भी कर रहा हूँ, लोगों को ये रियलाइजेशन ही नहीं होता। तो पहले तो वो रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि मेरे से पहले बहुत लोग आए हैं जिन्होंने बहुत कुछ उखाड़ रखा है, मैं क्यों नहीं उनके पास जाऊं, उनसे पूछ लूं कैसे करना है, क्या करना है, उसको अडॉप्ट करूं, अडेप्ट करूं और वैसे काम करूं। राइट। लेकिन वो एडवाइसेस और वो स्ट्रैटेजीज भी आपके पास तभी काम करेंगी जब मेहनत जब आपके पास वो मेहनत करने का स्टैमिना है। राइट। सोने से और पड़े रहने से नहीं होती चीजें। राइट। कई बार लोग ये भी मिस कर देते हैं, कई बार लोगों को लगता है यार एक बुक मिल जाएगी, बुक पढ़ लूंगा सब बदल जाएगा, एक कोई मेंटर की कोई एक बात, ऐसा मतलब देखा आपने कभी नोटिस किया होगा, कई बार व्यूअर्स आते हैं, कई बार लोग आते हैं, भाई भाई एक बात, सिर्फ एक क्वेश्चन, भाई कैसे अमीर बना। उनको लगता है कि मैं कोई तो एक ऐसी मैजिकल बात बोल दूंगा, या कोई तो ऐसी चीज़ बोल दूंगा जिससे उनकी ज़िंदगी ऐसे बदल जाएगी। बट इसके ऊपर एक कोट है जो मेरे को बहुत प्यारा लगता है भाई, वो ये, द मैजिक दैट यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क दैट यू आर अवॉइडिंग। ये मैंने कहीं तो मैंने रील में ही देखा था, लेकिन यार क्या पावरफुल बात है। द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क दैट यू आर अवॉइडिंग। तो वो वर्क करना बहुत ज़रूरी है आई थिंक, और यही इसके साथ ही पावरफुल नोट है, इस पर ख़त्म करते हैं। इसके बारे में सोचो और भाई को फॉलो करो, सारे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं इनकी, आप इनको ज़रूर जाके फॉलो करना, देखना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर करना, हम वापस से कभी मिलेंगे तो मैं इनसे ज़रूर क्वेश्चन करके आपसे बातें करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई अपना टाइम देने के लिए, यहाँ आने के लिए। इट वॉज माई प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।